डिजास्टर मेकिंग इन हिमालयास, जिसे हिंदी में हमने शीर्षक दिया है हिमालय में आपदा निर्माण। उसकी आज ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आप लोगों का जुड़ने के लिए उसमें धन्यवाद। तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें हमने रिक्वेस्ट की थी वैष्णवी राठौड़ आज की जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको मॉडरेट करें। वैष्णवी राठौड़ जो है वो scroll.in के साथ एक क्लाइमेट रिपोर्टर है, और वो पिछले इससे पहले जो है 2019 से 2022 तक द बास्टियन के साथ में दोनों ही शहरी और ग्रामीण इलाकों में जो है जल जंगल जमीन के पर्यावरणीय मुद्दों पर जो है वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करती आई हैं। और जर्नलिज्म के क्षेत्र में आने से पहले वो जो है कई इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम कर चुकी है। अ, साथ में वैष्णवी को 2021 में डेवलपमेंट जर्नलिज्म के क्षेत्र में प्रेम भाटिया मेमोरियल ट्रस्ट से नवाजा गया था, और 2022 में जेंडर सेंसिटिविटी के क्षेत्र में लाडली मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग अवार्ड के नाम से भी उन्हें नवाजा गया। तो मैं स्वागत करूंगी वैष्णवी का, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे का जो सेशन है वो शुरू कर सकें। थैंक यू हिमशी। इंट्रोडक्शन के लिए भी आप एक इम्पॉर्टेंट चीज भूल गए कि एक साल मैंने हिमधारा के साथ में भी काम किया था और जी जी। वो वाला एक्सपीरियंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा था जब जर्नलिज्म में आने से पहले। लेकिन उसके बारे में आगे और मैं बात करूंगी, क्योंकि कुछ जब मैं आपका ये रिपोर्ट भी जब पढ़ रही थी तो बहुत सारी चीजें जो हैं उस टाइम के ऑब्जर्वेशंस के साथ में भी जो है काफी कनेक्ट कर रही थी। तो आपका थैंक यू हिमशी, मुझे बुलाने के लिए एज अ मॉडरेटर फॉर दिस पैनल, और बाकी सभी साथियों का भी बहुत थैंक यू कि आप जुड़े इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और रिपोर्ट रिलीज के लिए, जो मेरे हिसाब से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, जो एक बहुत क्रूशियल टाइम पर अभी रिलीज हो रही है। जैसा हिमशी कह रही थी, मैं एक रिपोर्टर हूँ और पर्यावरण के मुद्दों पर लिखती हूँ, और ऐसे में हम लोग जो है आपदाओं को बहुत करीबी से देखते हैं इस तरीके की रिपोर्टिंग में। तो अभी इस साल की शुरुआत को ही अगर हम लोग देखें तो जोशीमठ, जो उत्तराखंड का जो जोशीमठ है, वहां से खूब खबरें आई कि किस तरह से घरों में दरार हो गई है, और जो बहुत लैंडस्लाइड वहां पे हुई है, भूमि धस रही है वहां पर। और फिर जैसे जैसे साल आगे बढ़ा, मानसून आया, उस टाइम पे आप सभी ने बहुत ही डरावनी वीडियोस देखी होंगी, जो मनाली की तरफ से भी आ रही थी, मंडी की तरफ से भी आ रही थी, किस तरह से ब्यास नदी बह रही थी। शिमला में जो 2 महीने पहले एक बहुत ही बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। तो ये सारे जो हुए हैं सारे मुद्दे, और अभी कुछ पिछले हफ्ते सिक्किम में जो फ्लड्स हुए हैं अभी, कल ही हम लोगों ने स्क्रोल में इसके बारे में रिपोर्ट छापा है। जब भी इस तरह की अभी आपदाएं होती हैं तो मुझे लगता है हमारी मीडिया की तरफ से भी एक थोड़ी कमी ये रही है कि हम लोग ऐसे मुद्दों को कवर करते हुए लोगों को एक आपदा प्रभावित रूप में ही देखते आए हैं, कि इस आपदा की वजह से कितने लोग जो है खत्म हो गए हैं, कितने लोग मिसिंग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से नुकसान हुआ है। पर कई बार वो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन पिछले एक साल में जब मैंने थोड़ी कोशिश करी लंबी रिपोर्ट्स करने की, और थोड़ी गहराई में रिपोर्ट्स करने की, तो देखा कि जो लोग प्रभावित हुए हैं वो इसके बारे में बताते हैं कि आपदाओं का बनना कैसे हुआ, कौन सी चीजें थी जो लीड करी है इस आपदा के बनने में। तो एग्जाम्पल के तौर में, जैसे सोलन में मैंने रिपोर्ट करा था 2 महीने पहले, तो वहां पे लोग बता रहे थे किस तरह से जो 4 लेनिंग का जो बहुत काम चला है, जो सड़क का चौड़ाई करने का जो काम चला है, उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स बहुत होते हैं वहाँ। उसी तरह मई के टाइम में लाहौल में मैंने रिपोर्ट करा था, तो वहां पे लोगों ने बताया था जब फ्लैश फ्लड्स हुए थे पिछले साल, तो वहां पे भी वो कैसे समझते हैं कि ये फ्लैश फ्लड बादल फटने से हुआ है या ग्लेशियर फटने से हुआ है। तो ये सारी जो नॉलेज है, लोगों का ज्ञान है, और उनका ये समझ कि अभी जो आपदाएं हो रही हैं, क्या वो सिर्फ जलवायु परिवर्तन या हम नेचुरल डिजास्टर को समझ सकते हैं, या उससे बढ़कर भी कुछ और है, वो समझने को थोड़ा थोड़ा मिली।
लेकिन ऐसे में जो अभी रिपोर्ट आपकी टीम ने जो हमारी हिमधारा की यहाँ टीम है उन्होंने रिलीज करा है, डिजास्टर मेकिंग इन हिमालय, उसका बहुत इम्पोर्टेंस आता है, क्योंकि वो इस आपदा से जुड़े जो बातचीत है उसको शिफ्ट कर रही है। और वो शिफ्ट कैसे कर रही है, किस तरह से जो लोग हैं इसमें, जो समुदाय, स्थानीय समुदाय के लोग हैं, वो किस तरह से इसमें बहुत एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी रिसर्चर्स से यहाँ बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मैं अपने यहाँ पे पैनल को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, और सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी जो इस रिपोर्ट के जो रिसर्चर्स हैं उनके साथ में। तो मानसी आशर हमारे साथ यहाँ जुड़ी है। मानसी पिछले 25 वर्षों से पर्यावरणीय न्याय के मुद्दों पर काम करती आई हैं, कार्यकर्ता के रूप में और शोधकर्ता के रूप में। और इसमें से सबसे ज्यादा टाइम उन्होंने हिमालय राज्यों में ही बिताया है, खासकर कि हिमाचल प्रदेश में, और कुछ साल उत्तराखंड में भी, जहाँ पे वो स्थानीय समुदाय के साथ में जुड़ी थी और संगठनों के साथ में जुड़कर उन्होंने काम करा है। वो हिमधारा पर्यावरण समूह की को फाउंडर भी हैं, और देश भर में जो भी सामाजिक या पर्यावरणीय संघर्ष चल रहे हैं उसमें समय समय पर वो अपना समर्थन देती आई हैं। वेलकम मानसी। उसके उन्हीं के साथ में हमारे साथ जुड़े हैं प्रकाश भंडारी जी। वो भी जो हिमधारा समूह है उनके को फाउंडर हैं, और पिछले 20 साल से ज्यादा वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पर्यावरणीय न्याय के साथ जो भी मुद्दे हैं उनके साथ जुड़े हैं। और उनका काम खास करके बड़े बांधों से होने वाले जो सामाजिक और पर्यावरण के नुकसान हैं और जनजाति और वन निवासी समुदाय के वन अधिकारों पर उन्होंने काफी काम करा है, और वो भी इस रिसर्च टीम के जो सदस्य यहाँ पे रहे हैं। वेलकम प्रकाश। और अब हमारे साथ में और 3 लोग जुड़े हैं जो कि जिन्होंने भी इस रिपोर्ट में काफी इसमें कंट्रीब्यूट करा है, और किन्नौर से ही ये हमारे साथी हैं। तो सबसे पहले मैं प्रमिति को यहाँ वेलकम करना चाहूंगी। प्रमिति नेगी शोधकर्ता हैं जो किन्नौर के ठंगी गांव में रहती हैं, और प्रमिति एक कम्युनिटी लेड प्लेटफॉर्म जेड टेल्स नाम का एक मंच है, उनका हिस्सा है। जेड टेल्स जो है किन्नौर के पारंपरिक जो ज्ञान है और प्रणालियों के आसपास जितनी भी बातचीत है उसको बढ़ाते रहने का काम करती है, उनको डॉक्यूमेंट करने का काम करती है। और जेड टेल्स किन्नौर के इतिहास, जीवन शैली, आर्ट फॉर्म्स, ऐसी जो भी चीजें जो इस किन्नौर क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों के साथ में, इकोलॉजी के साथ, पर्यावरण के साथ जुड़ा है, उसके बारे में बात करते हैं वहाँ जेड टेल्स में। प्रमिति किन्नौर के नो मीन्स नो आंदोलन के साथ में भी जुड़ी हैं। ये आंदोलन क्या है, क्या काम करता है, इसके बारे में प्रमिति हमें आगे बताएंगी। और साथ ही यूथ फॉर हिमालय कलेक्टिव के माध्यम से प्रमिति हिमालय क्षेत्र में जो हो रहे विकास का एक जो टॉप डाउन मॉडल है उसके विरोध में भी अपना प्रतिरोध दर्ज करती आई हैं। वेलकम प्रमिति। हमारे साथ जुड़े हैं जियालाल नेगी जी। जियालाल जी किन्नौर के कल्पा गांव में रहते हैं, और वो हिम लोक जागृति मंच के साथ में जुड़े हैं जो किन्नौर में जल जंगल जमीन के मुद्दों पे काम करते हैं। साथ ही जिया जी जिला वन अधिकार समिति के अध्यक्ष भी हैं, जिस जिस इस समिति के अंदर वो वन अधिकार कानून या फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और पेसा कानून के साथ को लागू करने का काम किन्नौर में करते आए हैं पिछले काफी सालों से। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं रोशन लाल नेगी जी। रोशन लाल जी किन्नौर के जंगी गांव में रहते हैं, एक विचारक हैं, और किन्नौर की संस्कृति, उनकी भाषा, पारंपरिक ज्ञान के विषय में उनकी बहुत रुचि है और उसी पे वो काफी काम करते आए हैं। उन्होंने कई बौद्ध पुस्तकों का भी अनुवाद किया है, और आजकल वो 2 लाख शब्दों का भोटी से हिंदी शब्दकोश और किन्नौरी से हिंदी शब्दकोश बनाने के काम में जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत वेलकम यहाँ पे रोशन लाल जी। और इस चर्चा को मैं शुरू करना चाहूंगी। सबसे पहले मानसी से मैं थोड़ा समझना चाहूंगी, मानसी, कि आपदाओं को लेकर पिछले कई सालों में भी काफी डॉक्यूमेंट्स आए हैं, सरकार की तरफ से भी आए हैं, रिसर्चर्स भी करते आए हैं। तो ऐसे में आपका ये जो रिपोर्ट है अभी आपकी टीम ने रिलीज जो यहाँ हो रहा है वो किस तरह से अलग है, और आपको क्यों लग रहा था कि ये जो आपदाओं की जो बातचीत हो रही है उसको थोड़ा सा चेंज करने की यहाँ जरूरत है?
इसके बारे में अगर आप थोड़ा हमें 10 मिनट के अंदर थोड़ी अपनी बात रखेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद वैष्णवी और सभी लोगों का जो यहाँ पे जुड़े हैं आज। ये जो सवाल वैष्णवी आपने पूछा है, शायद इसका एक उत्तर तो आपने खुद ही जब इंट्रोडक्शन दिया तो आपने दिया था कि लोग जो हैं इस पूरे जो आपदाओं का जो चक्र है मैं कहूंगी, और खासकर इस साल हम इससे बहुत मतलब ज्यादा हिमालयी क्षेत्र, खासकर हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, जोशीमठ से लेके फिर मानसून में हिमाचल और अब जो ग्लोफ हुआ उसमें सिक्किम और डैम बर्स्ट हुआ, तो इससे हम बहुत करीब से और बहुत लगातार रूबरू हुए हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि ये घटना जो है ये अचानक हुई है। ये चीजें जो है ये लंबे समय की प्रक्रियाएं हैं। लेकिन मीडिया का ध्यान जब इस पर जाता है तो ऐसा लगता है कि ये आकस्मिक और अचानक होने वाले घटनाएं हैं, वन टाइम इवेंट्स हैं। और इसमें दो तरह के नैरेटिव बनते हैं। एक तो कि ये नेचुरल डिजास्टर है, ये तो काफी समय से चला हुआ था। हालांकि केदारनाथ के बाद एक दशक पहले इस पूरे नैरेटिव को चुनौती मिली थी, लेकिन इस साल ये बहुत ही खुल के, स्पेशली क्योंकि लोगों ने और खासकर छोटे स्थानीय मीडिया ने सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कहानियां बाहर निकाली, बहुत लोगों ने वीडियोस बाहर निकाले या फिर इस पर लिखा, और फिर मीडिया ने भी उसका रिस्पांस दिया। लेकिन जब मीडिया के कैमरा किसी स्थान पे नहीं होते, जब फैटेलिटीज नहीं हो रही होती, मतलब लोगों की जानें नहीं जा रही, खासकर टूरिस्ट की जानें जब जाती हैं तो बहुत ज्यादा फोकस हिमालय क्षेत्र पे टूरिस्ट सेफ्टी को लेके होता है। उसके बाद जो है एक प्रोसेस चलती है नॉर्मलाइजेशन की, उस घटना का सामान्यकरण हो जाता है, और जो छोटी छोटी घटनाएं रोजमर्रा के स्तर पे छोटी छोटी घाटियों में जो घट रही हैं, जहां लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, कभी फ्लैश फ्लड हो रहे हैं वगैरह, वो छुप जाती हैं। दूसरा जो ये जो नेचुरल डिजास्टर वाला जो डिस्कोर्स बनता है, इससे ये होता है कि लोगों के समझ में ये नहीं आता कि जनता, समाज, आर्थिक व्यवस्थाएं, सरकारी नीतियां, ये सब आपस में जुड़ी हुई है, गुथी हुई है, और आपस में प्रकृति के साथ, भूगोल के साथ इनका एक रिश्ता है, और ये ऐतिहासिक रूप से लगातार एक दूसरे को प्रभावित करती आई है। और आज जो हम स्थिति देखते हैं, चाहे ये क्लाइमेट की, इसमें क्योंकि विज्ञान का जो स्थान है ना वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्थान विज्ञान को दिया गया है मैं कहूंगी, और सरकार ने भी दिया है, मीडिया ने भी दिया है। तो इसमें दो पहलू बार बार नेचुरल डिजास्टर के अंदर निकल के आते हैं। एक कि जो पहाड़ के जो क्षेत्र है ये फ्रेजाइल है, ये इनहेरेंटली फ्रेजाइल है, मतलब इनका स्वभाव ही है, यहाँ ऐसा होता है। तो इस तरह, अब इसमें कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन इसमें एक विडंबना भी है जो मैं बाद में बात रखूंगी। और दूसरी तरफ जो है क्लाइमेट का डिस्कोर्स है, जो पिछले 2 दशकों से चल रहा है। इन दोनों, क्लाइमेट डिजास्टर है या नेचुरल डिजास्टर है, और क्लाइमेट को भी ये मान लेना कि नेचुरल होता है, ये सिर्फ एक बायोफिजिकल प्रोसेस है ऐसा माना जाता है, ये सिर्फ एक प्रकृति में घटने वाली प्रोसेस है, ग्लोफ वगैरह। इसको इस तरह से नहीं देखा जाता है कि ये भी मानव जनित या विकास जनित और ऐतिहासिक प्रक्रियाओं से बनी हुई त्रासदी हो सकती है, या एक घटनाएं जो घट रही हैं, जो जोखिम बढ़ रहे हैं, ये उससे कनेक्टेड है। लेकिन इसमें और 2 बातें हैं कि ये ऐसा नहीं है कि जहां तक हिमालय के भौगोलिक, भूगर्भीय और प्राकृतिक जो मैं कहूंगी, मैं नाजुकता नहीं कहूंगी, मैं संवेदनशीलता भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि ये अलग है, प्लेन से अलग है, इसका अपना एक डायनामिक है, इसकी अपनी इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ये ज्ञान तो हमारे पास कई दशकों से साइंस के पास है कि यहाँ पे अगर हम किस तरह का निर्माण करेंगे, यहाँ पे किस तरह की घटनाएं घटती हैं, चाहे वो भूस्खलन है या फिर बाढ़ है,
ये स्वरूप है इस क्षेत्र का कि इसको हमें, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ की सिस्मिसिटी के बारे में वेरी 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 वेल डॉक्यूमेंटेड, ये अच्छे से लिखा हुआ है, साइंटिस्ट द्वारा स्थापित है। दूसरी तरफ जो क्लाइमेट वाला है, इस पे भी नेशनल हिमालयन क्लाइमेट मिशन बन चुका है, आईपीसीसी की रिपोर्ट आ चुकी है, ग्लेशियर मेल्टिंग पे हम बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पे डेटा है। तो ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है कि जो साइंस जो है उसने हमें चेतावनी नहीं दी कि यहाँ पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, अभी आज के दिन क्या क्या डायनामिक्स उभर के निकल रहे हैं और क्या क्या संवेदनशीलता है। तो ये मैं कहना चाहूंगी। अब ये जो नेचुरल डिजास्टर वाला डिस्कोर्स बनता है, उससे ये होता है कि ये जो साइंटिफिक डिस्कोर्स बन जाता है, ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड है। इसमें लोगों की आवाज जो है, जैसे आपने कहा, विक्टिम्स के रूप में निकलती है। ह्यूमन स्टोरीज क्योंकि लाना जरूरी है मीडिया के लिए भी, तो वो विक्टिम्स के रूप में निकलती है, लेकिन एजेंट्स के रूप में एक जगह पे जब लोग रह रहे हैं, वो सिटीजन्स हैं, तो वो लगातार अपनी बात या लगातार चीजों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा ही एक सकारात्मक भूमिका में रहे, उसमें अलग अलग भूमिकाएं रहती हैं, लेकिन उसके भी अपने डायनामिक्स, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन लोगों को इसके बीच में रखना जरूरी है, क्योंकि ये एक्सपर्ट नैरेटिव बन गए हैं। और जबकि इसके जो प्रभाव हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो लोग झेल रहे हैं, और वो सिर्फ फैटेलिटीज के रूप में नहीं, उनकी आजीविका और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, अब सिक्योरिटी के लिए, लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए ये खतरा बन चुका है। फिर आखिरी बात कि जब ये नेचुरल डिजास्टर का डिस्कोर्स बनता है, तो इसमें जवाबदेही के जो सवाल हैं, जो इसमें अकाउंटेबिलिटी का सवाल है, ये गौण हो जाता है। तो हमने ये देखा कि पिछले 2005 के बाद एक डिजास्टर मैनेजमेंट का जो खाका बना देश में, कानून के रूप में, और जो नीतियां भी बनी, जो स्ट्रक्चर्स बने, इसमें जबकि कानून कहता है कि रेस्क्यू और रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन के साथ साथ प्रिवेंशन यानी बचाव और रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास की भी बात करता है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं गया। और न ही जो पूरा जो एनडीआरएफ का रिस्पॉन्स है वो रेस्क्यू तक सीमित रह जाता है, और जो लंबी प्रिवेंशन की बात है वो नहीं होती। और डिजास्टर मिटिगेशन के नाम पे टेक्नो मैनेजरियल सॉल्यूशंस के अनाउंसमेंट्स के सिवा हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं देखा है। और इसमें भी टेक्नो मैनेजरियल में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना, जो कि आज हमने देखा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम भी सिक्किम के केस में नहीं लगा था, और कई जगह पे जहां लगा है वहां कितना काम किया है, उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, क्यों ये काफी नहीं है, क्यों ये सिर्फ तकनीकी इंटरवेंशंस काफी नहीं है। क्योंकि जब हम ये समझते हैं कि ये मुद्दा इतना जटिल है और लेयर्ड है, और इसमें आर्थिक नीतियां और राजनीतिक व्यवस्था का बहुत बड़ा एक रोल है, तो इसका जो रिस्पॉन्स है ये सिर्फ तकनीकी या फिर मैनेजरियल कि हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, या कुछ हम एक कैरिंग कैपेसिटी स्टडी ऑर्डर कर देंगे और वो लागू हो जाएगी। वो हमारे को जोशीमठ के केस में 8 संस्थानों ने स्टडी की है, या केदारनाथ की स्टडीज हम देख सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में लगातार स्टडीज के बाद स्टडीज की गई, और उसमें कई ऐसे तथ्य पेश किए गए कि विकास के जो हाल के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जो निर्माण कार्य हैं, जिसमें ये पूरा जो क्षेत्र हम देख लें, या आज अगर हम हिमाचल, सिक्किम और जोशीमठ में, मतलब अपर गंगा बेसिन, अपर सतलज बेसिन और तीस्ता बेसिन की बात करें, तो हाइड्रोपावर डैम्स का कैस्केड्स हमें देखने को मिलते हैं। ये एक कॉमन फीचर हमें देखने को मिलता है। मास टूरिज्म हमें देखने को मिलता है, और उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 चीजें हमें देखने को मिलती है। और इस पर जो है बात नहीं होती कि इसको हम, इस पॉलिसी को कैसे बदलें। वही बिजनेस एज यूजुअल कंटिन्यू हो रहा है। तो इस
इस पूरी बात को मैं यहाँ रोकूंगी कि हमें ये जरूरत महसूस हुई कि इस पूरे नैरेटिव को हमें चुनौती देनी है, लेकिन हम कौन, मतलब क्योंकि सबसे ज्यादा, जैसे मैंने कहा कि प्रभावित लोग हैं, तो हम में सबसे ज्यादा बड़ा रोल उनका होना चाहिए, ऐसा हमें लगा। थैंक्स मानसी, आई थिंक आपने काफी अच्छे से बताया कि इस रिपोर्ट के कौन से यूनिक डिमांड्स थी जिसकी वजह से रिपोर्ट आगे आई है। और एक चीज और जो मुझे लगा था काफी यूनिक है इसमें, वो है इस रिपोर्ट का एक साइट पे प्लेस होना, जो कि किन्नौर इस केस में। तो मैं हिमशी आपसे पूछना चाह रही थी कि ये क्यों डिसाइड किया गया कि रिपोर्ट हम किन्नौर में फोकस करते हुए देखेंगे। और दूसरा इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा ये था कि रिपोर्ट को जब देखा तो उसमें देखने मिल रहा था कि काफी जो लोगों की जो बातें हैं, उसमें से कुछ रोशन लाल जी की भी इसमें पॉइंट्स हैं, वो देखने मिल रहा था। तो मैं पूछना चाह रही थी कि जब आप इस रिपोर्ट के लिए जितनी भी जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, तो क्या वो इसी तरह का की बातचीत से था लोगों के साथ में, या और भी कुछ तरीकों से आपने सारी जानकारी इकट्ठा करी? इसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सकते हैं हिमशी। एक्चुअली हम लोग इसके पीछे दो तीन चीजें हैं जो साथ में चल रही थी। पर शुरुआती जो एक ट्रिगर कह सकते हैं वो था कि जब 2021 में किन्नौर में निगुलसरी और बटसेरी दो जगह हैं, वहां पर जो लैंडस्लाइड्स आई, तो निगुलसरी में करीबन किन्नौर के खुद लोकल जो है 28 से 29 लोगों की जाने गई, और बटसेरी में 9 टूरिस्ट की जान गई। और उसी समय पर क्या होने लगा था कि जैसे ये दो घटना घटी, तो किन्नौर का जो लोकल मीडिया था, जो लोकल खबरें हैं, उसमें लोगों की बहुत आवाज इस तरीके से निकल के आने लगी, जिसमें लोगों की तरफ से साइंटिफिक स्टडीज कंडक्ट करने के लिए एक डिमांड उठ रही थी। हर जगह लोग कह रहे थे कि भूस्खलन इतने क्यों हो रहे हैं, अभी तो ना बारिशें हैं ना कुछ है। तो खासकर उन जगहों से जहाँ पे, जैसे उदाहरण के लिए उर्नी डाक, जो एक बहुत ही फेमस लैंडस्लाइड पॉइंट बन गया है अब, वहां से जो गांव के लोग हैं उनकी इस तरीके से डिमांड आ रही थी कि प्रशासन की तरफ से जो है कुछ साइंटिफिक स्टडीज पूरे किन्नौर के लिए कंडक्ट की जानी चाहिए। और उसी दौरान किन्नौर में जो खासकर अपर किन्नौर के जो युवा हैं, हाँ युवा जी। क्लब, उन्होंने उनके द्वारा एक नो मीन्स नो नहीं, अभी कैंपेन की देखता हूँ। शुरुआत की गई थी, जो भी काफी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा था। तो उससे एक बात तो ये समझ में आ रही थी कि अब किन्नौर के लोग परेशान हैं, चर्चा कर रहे हैं, और साथ में जो जवाबदेही है, मतलब अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही की जो बात है, उस पर भी बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक तो तरफ चल रही थी, तो कुछ रिसर्च स्टडीज भी पढ़ रहे थे। तो मैं कुछ बहुत छोटे में 3 से 4 फैक्ट्स आप लोगों के साथ में रखना चाहूंगी, जो हमें पढ़ने को और समझने को मिले। तो उसमें से एक ये था कि 1998 से 2018 तक जो है, इंडिया को पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो है नंबर 1 कंट्री घोषित किया गया लैंडस्लाइड अफेक्टेड की कैटेगरी में, कि भारत सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। और उसमें भी जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज हैं, उत्तर पश्चिमी हिमालयाज, उनमें सबसे ज्यादा जो है लैंडस्लाइड के केसेस देखने को मिले। 80,000 से ज्यादा जो है मौत हुई इन एरियाज में। और जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज हैं, उनमें भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जो थे, वो मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स जो है कहलाए गए। और इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ लैंडस्लाइड्स थी, उसका 66.5% जो था वो कंसंट्रेटेड था ये नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में। तो एक तो ये चीज समझने को मिली। तो हर जगह ये बात जरूर निकल कर आ रही थी कि जो क्लाइमेट चेंज है वो एक महत्वपूर्ण कारण है इस तरीके की जो भी आपदाएं हो रही हैं, खास करके लैंडस्लाइड्स उनके लिए। और ये भी निकल कर आ रहा था कि अलग अलग तरीके के पैटर्न सामने आ रहे हैं, जैसे कि एवलांचेस बढ़ रहे हैं, या जो बारिशें हो रही है वो बहुत इरेगुलर हो रही है, कभी एकदम से हो जा रही है। जैसे पिछले अगर 3-4 सालों का ही देखे, मतलब यहाँ किसी से भी हिमाचल में पूछे तो बहुत लोग बहुत क्लियरली बोलते हैं कि पिछले 3-4 सालों में तो पता ही नहीं चल रहा कि जो समर सीजन है उसमें पूरा बारिशें ही हो रही हैं, और बारिशों में भी बारिशें ही हो रही हैं, और कभी मई में स्नोफॉल हो जा रही है। तो
इस तरीके के भी जो क्लाइमेट पैटर्न्स हैं वो देखने को मिल रहे थे। तो हर स्टडीज मतलब मैक्सिमम जो भी स्टडीज थी उनमें इस तरीके के जो पैटर्न्स हैं उनको स्पेसिफिकली कहा गया कि ये सब नेचुरल नहीं है। इनको, या जैसे जो हिमनद झीलें बन जाती हैं, ये नेचुरल नहीं है, ये मतलब क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड है थी। और फिर ये भी हमने उसमें समझा कि जो सतलुज नदी घाटी है उसमें पिछले 1 साल के अंदर 23% जो है स्नो कवर जो है वो रिड्यूस हुआ है। और जो पूरा ही नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय का जो क्षेत्र है उसको मल्टी हजार्ड जोन में जो है कंसिडर किया जाता है। तो इस तरीके के कुछ तथ्य आ रहे थे। और फिर वही 2022 में जो जोशीमठ में भूस्खलन और भूस्खलन की घटना हुई वो सामने नजर आती है। और अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो जो अपर गंगा जो घाटी है और अपर सतलुज घाटी जो है उनकी जो जियोलॉजी है वो एक जैसी ही है। और जोशीमठ और अगर आप किन्नौर को देखते हैं तो बहुत ही एकदम पैरेलल डिस्टेंस पे हैं। और उनके बीच की एरियल डिस्टेंस कुछ अराउंड 150 किलोमीटर जितना ही होगा। और फिर हमें ये भी लग रहा था कि जिस सोच के साथ में हम स्टडी करने का सोच रहे थे वो जो रेलेवेंस है वो भी हमारा मजबूत होता जा रहा था। और फिर 2023 में ये रिपोर्ट जब हम लिखने का काम कर रहे थे वहां तक आते आते जो है पूरे हिमाचल में ही जिस तरीके के जो त्रासदी डिजास्टर देखा है इस मॉनसून में नॉर्थ वेस्टर्न तक ही सीमित नहीं रह गया है। तो जो सिक्किम जैसी जगहों में भी जिस तरीके की त्रासदी देखने को मिल रही है, तो ये सारी ही चीजें कुछ बिंदुएं थी जिससे हमारी जो ऑब्जेक्टिव था वो और ज्यादा स्ट्रांग हुआ जा रहा था कि हाँ इस तरीके की कोई रिसर्च करनी चाहिए जिसमें हिमालयन जो क्षेत्र है उसमें आपदाओं को लेकर कुछ बात शुरू हो और जो ऑलरेडी बात चल रही है उसका एक भाग बन सके, हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें और उसको उसमें उन चर्चाओं में शामिल हो सकें। और इस रिसर्च में हमें कुछ 2 सालों का समय लगा। 2022 से शुरू की थी, 2023 में आकर इसका रिपोर्ट लिखने का भी काम खत्म हुआ है। और कुल कुछ मिला के 22 गाँवों में हम किन्नौर में गए, वहाँ के लोगों से अलग अलग मुद्दों पर चर्चाएं की, इंटरव्यूज लिए। और उसके अलावा भी जो किन्नौर के जन संगठन है, क्योंकि हम जानना चाह रहे थे कि लोगों का क्या सोच है, मतलब एक लोगों की वॉइस के आधार पर इस रिपोर्ट को करना चाह रहे थे, ना कि बहुत ही सिर्फ साइंटिफिक एक वो लेते हुए। और फिर 20 मई 2023 इसी साल में हमने जब इस रिपोर्ट का फर्स्ट ड्राफ्ट बन गया था तो एक रिकॉन्ग में वहाँ पे एक पब्लिक कंसल्टेशन भी की थी जिसमें हम अपनी जो उस समय की फाइंडिंग्स थे उनको लेकर लोगों के बीच में गए थे और उनसे सलाह मशवरा करके क्या चीजें सही है, क्या गलत और क्या बदलाव होने चाहिए और उनकी क्या समझ बन रही है उससे अपनी समझ बनाने की कोशिश की थी। तो आप लोग खैर देख सकते हैं स्क्रीन पर, हम इन चार मतलब ये मुख्य सवाल थे, इसके अलावा तो वैसे काफी सारी चीजें हैं। पर इन 4 सवालों के साथ हम मुख्य तौर पर गए थे, जिसमें पहला था कि भूस्खलन के साथ जीवन के भौतिक और वैचारिक पहलू और ऐतिहासिक बदलाव क्या रहे किन्नौर में। दूसरा ये था कि ऐतिहासिक बदलावों में समाज की भागीदारी और अनुकूलता और इनसे समाज और प्रकृति के बीच के रिश्ते में क्या बदलाव आया जिससे आपदाओं से संवेदनशीलता बढ़ी या घटी। ये हम जानना चाह रहे थे कि समाज के जहन में आज की महत्वपूर्ण आपदाएं क्या हैं, उन्हें क्या लगता है कि क्या वो जिसको हम समझ रहे हैं कि लैंडस्लाइड बहुत एक इम्पोर्टेंट एक आपदा जैसा बन गया है, तो क्या लोगों के लिए भी वो उतना ही मतलब एक मतलब इन्हीं सब सवालों के साथ में हम किन्नौर में गए थे, क्योंकि एक जितनी भी मतलब एक तो ये था कि हमारे खुद के इर्द गिर्द बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। फिर चाहे वो जोशीमठ का हो, निगुलसरी हो, या जरूरी नहीं है कि वो आपदाएं बहुत अखबारों में आई हो या उस तरीके से फेमस हो गई हो, पर इन जनरल या पिछले सालों का अगर रिकॉर्ड देखेंगे हिमाचल प्रदेश का ही, तो मतलब हजारों करोड़ों का हर साल का नुकसान। और 2023 में देखेंगे तो मतलब वो सारे रिकॉर्ड जो है टूट चुके हैं। तो मतलब ये सारी चीजें जो थी वो ज्यादा और मोटिवेट कर रही थी हमें करने के लिए। और दूसरा एक बार बार ये दिमाग में सवाल आ रहा था कि
हर बार जब भी कोई आपदा आती है तो उसमें बात जो है वो हर हर टाइम साइंटिफिक स्टडीज पे ही आके क्यों अटक जाती है? मतलब क्या लोग जो हैं, खासकर एक ट्राइबल एरिया के लोग, जिनकी जो पारंपरिक जो एक ट्रेडिशनल नॉलेज है उसकी खुद की एक अपनी इतना महत्व है, चाहे वो संविधान में आप देख सकते हैं, तो उस और वो जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो अपने में ही एक साइंटिफिक नॉलेज का दर्जा रखती है, क्योंकि वो बहुत ही टेस्ट एंड ट्रायल एंड एक्सपीरियंस बेस्ड है, और वहाँ के लोगों की अपनी एक समझ से बनी हुई नॉलेज है। तो क्या जब लोग पिछले पिछले 2-3 दशकों से बोलते आ रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो डिजास्टर्स होंगे, वैसा करेंगे तो डिजास्टर्स होंगे, उसका कोई महत्व नहीं है? क्या साइंटिफिक स्टडीज का ही महत्व है? तो ये सारे कुछ सवाल हमारे दिमाग में भी थे। थैंक यू हिमशी। आपने काफी अच्छे से ये सेट करा है कि अभी क्या चल रहा है, डिजास्टर को लेके क्या कॉन्वर्सेशन चल रही है हिमाचल में खासकर। मैं पूछना चाह रही थी थोड़ा, अगर रोशन लाल जी जुड़े हैं अभी हमारे साथ में, रोशन लाल जी आपसे कि अभी तक हम लोग ने बात करा है कि अभी क्या हो रहा है किन्नौर में, लेकिन मेरी भी जितनी बातचीत हुई है लोगों से किन्नौर में और बाकी हिमाचल में भी, वो कहते आए हैं कि इस तरह की आपदाएं जो हैं पहले भी होती थी। तो मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे रोशन लाल जी कि क्या किन्नौर में भी ऐसा था कि ये आपदाएं ऐसा नहीं है कि अभी ही देखने मिल रही हैं, पहले भी आई हैं? और क्या थोड़ा सा आप इसके बारे में भी हमें बता सकते हैं कि किन्नौर का जो अगर भौगोलिक और जो सामाजिक जो एक कॉन्टेक्स्ट से हम देखें तो वो किस तरह से आपदाओं के साथ जुड़ता है? उसके बारे में अगर आप हमें बता सकते हैं थोड़ा, रोशन लाल जी। मुझे ये कहना है कि ये इस तरह की आपदा किन्नौर में पहले जो होती थी जो हमने सुना था, मगर इस तरह से भयंकर नहीं सुना हमने। जो भयंकर रूप है ये पहली बार हम सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं। ये इसके पीछे बहुत सारे कारण है, एक कारण नहीं अनेक कारण है। जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारे मानवीय भूल है ये। एक तो आधुनिक विज्ञान को उन्होंने ज्यादा महत्व दे दिया और हमारे स्थानीय सोच और स्थानीय जो हमारे अनुभव थे उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया। और खासकर से उसमें भी जो कि हमारे भारत में जितनी भी जो योजनाएं बनती है वो दिल्ली, चंडीगढ़, मद्रास, बॉम्बे में बन के बैठ के बनाते हैं और इसी रूम में बना के भी आप सब जानते ही है। मतलब वहां पर स्थानीय लोगों से संपर्क करके उस स्थान पर जहाँ पर योजनाएं को हमने क्रियान्वित करना है वहां जाके कोई नहीं बनाता है ये। इसलिए जो योजनाओं को बनाते हैं उसके साथ जब हम उस योजना को कार्यान्वित करने के लिए जब स्थान पर जाते हैं तो वहाँ का जो प्रकृति है उसे छेड़छाड़ कुदरती हो जाता है। वो क्यों हो जाता है उसका अध्ययन नहीं किया उन्होंने। जैसे कि मैंने टिडोंग वाले प्रोजेक्ट में पब्लिक हियरिंग में मैंने कहा था कि आपने उन्होंने साफ भी क्या किया अपने बुकलेट में कि उन्होंने क्या कहते हैं मानसून में स्टडी किया और आफ्टर मानसून में स्टडी किया। तो ये हमारे किन्नौर के अंदर पूरे भारत में है, किन्नौर में भी खास करके हम 4 मौसम मानते हैं, घुन, शोल, सर्मी, रणम। तो ये 4 मौसम का स्टडी होना चाहिए ना, अध्ययन होना चाहिए एक। दूसरा, हमारे जितने हम तो पहाड़ में बसे हैं, तो हमारे पहाड़ों के ग्लेशियर है, ग्लेशियर के नीचे पानी होता है। हमारी पुरानी कहावतें हैं कि जितने भी ग्लेशियर उसके नीचे पानी होता है। मुझे विज्ञान का मुझे पता नहीं कि क्या कहते होंगे। ये हमारी कहावत है कि जितने भी बड़े-बड़े ग्लेशियर उसके नीचे पानी है। तो जब ये एक तो भूकंप वाला क्षेत्र है, एक बहुत संवेदनशील क्षेत्र है हमारा जो ट्रांस हिमालय है या ऊपरी किन्नौर है या ऊपरी हिमालय है। तो उस हिमालय में ज़्यादा छेड़छाड़ करने से ग्लेशियर तो पिघलेंगे ही, उसके नीचे पानी है उसमें भी कंपन आएगा। अगर वो पानी टूट के आ जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा? जैसे कि टिडोंग वाला प्रोजेक्ट है, वो मैं कहता हूँ कि आज मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। हमारे अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि ये कभी न कभी बह जाना है इसने। इसमें 150-200 जो लोग काम कर रहे हैं उसकी जान सुरक्षित नहीं है। मैंने साफ-साफ कहा कि इसके अंदर डुबा गरंग है, बहुत बड़ा एक नाला है और बहुत बड़ा ग्लेशियर है। आपको पता है एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर इसके अंदर है। उसके नीचे का पानी अगर फट के आ जाए, एक बार सन 70 के आस-पास आया है, उस ग्लेशियर के फटने से पानी आने के कारण ये जो मैदान बना है, उस पर अब ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब ये दोबारा आएगा तो उसको सारा साफ कर देगा। तो एक बार जो हमारे धन का नुकसान तो हो ही जाएगा, मनुष्य के जीवन में सुरक्षित है ना। तो इस तरह बिना अध्ययन किए लोग जो है तो हर कहीं बैठ के बना देते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं। सारे प्रोजेक्ट नाले में है।
हमारे गांव की जो भौगोलिक संरचना देखिए आप, हर गांव धार पर है, धार पर है, क्योंकि वो ग्लेशियर नहीं आएगा। अगर बादल, पहले बादल भी नहीं फटते थे, अब बादल फट रहे हैं, क्योंकि इसका कारण भी यही, हमने एक डैम बना दिया। डैम से पानी, हम कहते हैं जू तीखे लो, बोलते हैं जू तीखे लो, लगभग बादल जो है पानी ढोता है। ये हमारी कहावत है, जू तीख, जो नीचे से बादल उड़ के आसमान को जाते हैं ना, तो किन्नौरी भाषा में कहते हैं जूनु तीते लो दुया। ये जो जो बादल है, ये पानी ढो रहा है, तो पानी ढो के ऊपर जाके तो पहाड़ से टकरा के बादल फटना ही पड़ना है। तो इस तरह से बादल, एक तो बादल फटने का कारण हम है, दूसरा बादल कहाँ फटता है, जहाँ पर नाला जैसा हो, तो उस नाले में पड़ने से, नाले में सारे बुझे नाले बने हुए हैं। आप देखेंगे कोई भी प्रोजेक्ट, जो तो प्रोजेक्ट, कोई भी जो तो हमारी योजनाएं जो तो वो, एक तो मैदान देखते हैं, दूसरा नाले में पानी के किनारे बनाते हैं। तो आजकल भयंकर तबाही तब इसलिए हो रही है कि पानी के किनारे बसे हुए हैं, नाले में बसे हुए हैं, सड़क के सारे नाले के अंदर से बने हैं, तो वो उसमें सारे उस पानी का रास्ता है, तो आना ही आना है। इस तरह से हमने जो है हमारे स्थानीय लोगों के संपर्क के बिना खाली विज्ञान और खाली आधुनिक सोच पर हम निर्माण किया है, ये बहुत बड़ा कारण है। हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाया है, उसमें हज़ारों साल पुराने पेड़ काटे हैं, हज़ारों साल पुराने पेड़, हज़ारों साल, कई हज़ारों साल, जैसे कि न्योजा है, न्योजा का बहुत उम्र बहुत लंबा होता है, उसको काट के रुबिनिया लगा रहे हैं, उसको काट के कोई सफेदा लगा रहे हैं, उसको काट के कोई आधुनिक कोई हरियाली का पौधा लगा रहे हैं। तो ये और भी इसके पर्यावरण में और भी, ये तो क्या कहते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ के स्थानीय पौधों को प्रमोट करना चाहिए। आपने नेवजा काटा, आपने शुकपा काटा, आपने भोजपत्र काटा, तो शुकपा तो पैदा करना ही मुश्किल है, क्योंकि उस बीज से पैदा नहीं होता है वो। शुकपा मानवीय प्रयास से पैदा नहीं होता है, ये कुदरती पैदा होता है। शुकपा जो जुनिपर बोलते हैं, जुनिपर तो नहीं कह, शुकपा कहना पड़ेगा, ये जो शुकपा जो शुर जो है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जंगल बनाया, वो भी प्रकृति के विरुद्ध बनाया हमने। तो इस तरह से सारी हमारी गलतियां हैं। अब भूकंप वाला जोन तो है ये, तो ये हम ये कहते हैं कि जैसे इस तरह से हम जो तो भयंकर तबाही को हम जब देख रहे हैं बार बार, खास करके किन्नौर में कोई भी योजना बनना है, तो मेरा तो निवेदन ये रहेगा कि हमारे किन्नौर के अंदर जो 4 मौसम है, उन 4 मौसमों पर अध्ययन किया जाए, और स्थानीय लोगों से संपर्क करके, स्थानीय बुजुर्गों से, कहावतों से, कहानियों से, हमारे जितनी भी परंपराएं हैं, उनसे जुड़ के अध्ययन करने से योजनाएं बनाए, तो शायद इस तरह की तबाही नहीं आएगी, मैं सोचता हूँ। मैं कह रही थी रोशन जी, एक जैसे आपने बताया ना कि कुछ जो परंपराएं हैं किन्नौर की, उसको भी जोड़ा जाए इस तरीके की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ आप ऐसे उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए किन्नौरी गीतों में, और क्या ऐसे गीतों में और गाँव के नाम में, इन सब चीजों में भी क्या कुछ लैंडस्लाइड या आपदा से रिलेटेड भी हमें कुछ देखने मिलता है क्या, इस तरह के कनेक्शंस? उसका अगर कुछ उदाहरण दे सकते हैं आप तो। बिल्कुल, बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे कि दार्योदेन पांगे बोलते हैं, दार्योदेन रारंग बोलते हैं, गाने गाने की शुरुआत में। रारंग गाँव का बसा, दार पर बसा है। उस दार पर बसे हुए गाँव, और गाँव रारंग और पंगी को छेड़ेंगे तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। दार्योदेन पांगे बोलते हैं, दार्यो माने धार पर है। तो उस धार के हिसाब टनल बनाएँगे तो खिसक जाएगा। स्वाभाविक तौर पर उस गाने की शुरुआत में कहा कि दार्योदेन पांगे, दार्योदेन क्या कहते हैं, रारंग। और अगुमसो शासो, अगुमसो क्या कहते हैं, ठांगे बोलते हैं। जो गुफा जैसे जगह पर जो है, तो वो ठंगी और शासो इस तरह के बसे हैं। बहुत सारे गाँव का नाम ऐसे हैं। तो ये हमारे जो गाने के अंदर, हमारी लोक कहावतों में जो क्या कहते हैं, भौगोलिक परिस्थिति, उसका वर्णन बड़ा विस्तार से आता है। जैसे मोरंग को देखो, बलखोना बोलते हैं, मतलब जो समतल जगह है वो गाँव के ऊपर है वो, पलमड़ी सिर्फ ऊपर ऊपर है। तो इस तरह से नीचे को ढलान है, तो निश्चित तौर पर ऊपर समतल है, नीचे ढलान है, तो वो गाँव ढलान पर बसा है ना। तो इस तरह से सीओ सबिलो, सबिलो जो तो सिला वाला जगह है। तो बारंग, बारंग जैसे बारंग, बारंग का नाम से बारंग, बारंग मनी, मतलब वो चिड़ी नुमा खेत में बन बसा हुआ गाँव है। जैसे असरंग है, आसामिक रंग, वहाँ पर आप सैन कर सकते हैं, गर्मियों में बैठ सकते हैं, इस तरह का। तो ये हर गाँव के वर्णन के साथ यहाँ के भौगोलिक संरचना की व्याख्या की गई है गाने में। तो ये मैं इस तरह से है जी। इसके आगे थोड़ा सा मैं प्रकाश जी आपसे पूछना चाह रही थी, कि एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन अगर हम देखें किन्नौर में, वो है भूमि। चाहे फिर वो एप्पल उगाने के लिए हो, या फिर चारगाह की तरह से देखें, उस तरह से हो। तो इसमें
प्रकाश जी, जो इंडिपेंडेंस के बाद में जो भी चेंजेस आए हैं उसमें किन्नौर में और उनका जो रिलेशनशिप है लैंड के साथ में, वो किस तरह से बदलता हुआ आया है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सकते हैं। और ये बदलाव की वजह से क्या आपदाओं में हम लोग कुछ कनेक्शंस देखते हैं, उसके बारे में अगर आप अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद वैष्णवी। किन्नौर एक ऐसा एरिया जिस एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको 3 जो रेंजेस हैं, बहुत बड़ी रेंजेस, उसको पैरेलली काटती है। जो जंस्कार है उसको वो तिब्बत प्लेट्यू से अलग करता है किन्नौर को। फिर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किन्नौर के मिडिल से गुजरती है और नीचे साइड से धौलाधार। तो इसलिए क्या है कि ये क्षेत्र में क्या है कि आपका जो निचला क्षेत्र है वहां पे थोड़ी बारिश होती है। इट्स बेसिकली कह सकते हैं कि थोड़ा ट्रॉपिकल है, वहां बारिश होती है, थोड़ी गर्मी पड़ती है। लेकिन आप जैसे ही ऊपर जाएंगे तो एरिडनेस बढ़ती जाती है और ऊपर का जो पूरा एरिया है, जो हंगरंग पू वैली है, वो टोटली कोल्ड डेजर्ट एरिया में फॉल करता है। तो ये इस प्रकार का एक छोटा सा इसका मैंने एक आपको ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट दिया है। और जो सतलज जो रिवर है वो इसको बीच में से काटते हुए निकलती है। मतलब सतलज रिवर जंस्कार को भी काटती है, ग्रेट हिमालयन रेंज को भी काटती है, प्लस धौलाधार को भी काटती हुई पास होती है। जो किन्नौर का लैंड यूज पैटर्न है, अगर हम उसको देखें तो आप इसमें देखेंगे कि केवल जो 2% एरिया है वो ह्यूमन सेटलमेंट, ऑर्चर्ड्स और एग्रीकल्चर, जो प्राइवेट लैंड होल्डिंग है लोगों की, उसके अंदर है। तो ये करीब बैठता है आपका 128 स्क्वायर किलोमीटर या 12,800 हेक्टेयर्स में। और जबकि आप और दूसरे जो चीजें देखेंगे कि वहां पे अल्पाइन पास्चर करीब 1/3 एरिया में है, और जो स्नो एंड ग्लेशियर्स अराउंड 21% में है, 1/5 है, और बैरन लैंड भी 1/3 है। तो हम ये देखते हैं कि ये पूरे किन्नौर के कॉन्टेक्स्ट में ये जो 2% एरिया है, जो 128 स्क्वायर किलोमीटर है, इसी पे हर चीज फोकस है। इसी में आपके सेटलमेंट्स हैं, इसी में ऑर्चर्ड्स हैं, खेती है, इसी में जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं आज के दिन, वो सब इस 2% एरिया में हो रहा है। और यहाँ का जो पूरा फॉरेस्ट है वो ज्यादातर निचले एरिया में है, वो अराउंड 10%, अराउंड 9% हुआ है। तो हम देखें कि पहले का अगर हम बात करते हैं, मे बी मैं पहले इसमें यही कहूंगा कि 1950s के पहले का या 70s तक भी एक तरीके से आप कह सकते हैं पहले ही था। किन्नौर में उतना कोई ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है। तो उसमें आप देखेंगे कि वहां की जो पूरी लाइवलीहुड थी और हर चीज था, वो एक अलग प्रकार का था। वो इस लैंड यूज के हिसाब से फिट बैठता था। उस टाइम जो लोगों की थी, वो अधिकतर जो किन्नौरा जो ट्राइब जानी जाती है, वो नोमैडिक पेस्टोलिज्म थे, कि वो अल्पाइन पासेस का भी यूज करते थे और फिर नीचे जाके सिरमौर के एरिया में जाके समर्स में वहां गुजारते थे। तो वो उस समय एक इनका एक जो मेन लाइवलीहुड एक सोर्स था। और उसके साथ साथ ये तिब्बत से जुड़ा होने के कारण ये इसमें काफी, उसमें कई जो लोग थे वो ट्रेड में इन्वॉल्व थे। और वो ट्रेड में मेनली जो था उसमें यही था कि जो इनकी लाइव स्टॉक से जो वूल निकल रहा है, जो घी है, जो मिल्क है, उसका ज्यादातर करते थे। और उसके साथ छोटे से हिस्से में ये लोग खेती का भी था, कि लेकिन खेती में भी ट्रेडिशनल क्रॉप्स थी, जो ज्यादातर आपका ये क्या कहते हैं, बार्ले है या कुछ मिलेट्स हैं, और कुछ आपके जैसे कि एमरंथस है या ये क्या कहते हैं फाफर है। कुछ इस प्रकार से वो लोग छोटी मोटी खेती करके एक तरीके से अपने इस इकोसिस्टम के हिसाब से वो लोग अपना पूरा जीवन यापन चला रहे थे। तो हम देखते हैं कि जब किन्नौर में सबसे फर्स्ट इंटरवेंशन हुआ, वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ, कि एक म्यूल रोड बनी, जो जिसे कहते हैं कि तिब्बत रोड, जो इंडो तिब्बत रोड कहते हैं। और फिर 1950 के बाद जो सबसे मेजर चेंज उधर जो किन्नौर में हमें देखने को मिलता है, वो है नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट। और नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट के बाद क्या होता है कि उधर सीधा उधर, मतलब कि उसके बाद धीरे धीरे वहां पे 1960s में ये डिस्ट्रिक्ट बनता है, उसको एक शेड्यूल्ड एरिया का स्टेटस मिलता है, जिससे कि लोग, जो वहाँ के लोग हैं, वो जॉब्स में जाना शुरू करते हैं और वो फिर शिमला जैसी जगह जाते हैं। तो वहाँ पे ये एक तरीके से जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, जो पूरे जो हिमाचल जब नया स्टेट बना और यहाँ पे हॉर्टिकल्चर एक प्रोमिनेंट तौर पे देखा गया, तो वहां से ये पूरा एप्पल का एक जो है वो चीजें आना शुरू हो गई। और अगर हम पुराने समय में देखें तो जो पूरा जो परिवार का स्ट्रक्चर था और जिस हिसाब से वो काम करते थे, वहां पर बेसिकली पॉलीएंड्री काफी ज्यादा एक तरीके से प्रेवलेंट थी, जिसमें कि ये होता था कि
जिससे ये इसलिए बनाया गया था कि जिससे एक आपको लेबर अवेलेबल रहे और दूसरा उसका स्ट्रेटेजी था कि वो लैंड यूज मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि अगर सभी भाई, क्योंकि एक पत्नी होगी तो फिर वो जो लैंड है उसका और ज्यादा आपको डिवीजन नहीं होता था। तो उससे ये था कि एक छोटे से एरिया में आप अपना एक गुजारा कर सकते हैं। और वो जो लेबर है, एक भाई उसमें से ये होता था कि जो भेड़ बकरी चरा रहा है, एक खेती में कर रहा है, एक कहीं अगर कहीं थोड़ी बहुत लेबर अपॉर्चुनिटी हुई वहां गया। तो इस प्रकार से एक डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड था। लेकिन इसके साथ क्या हुआ कि ये पूरा जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है, जब जब ये वहां पर स्कूल खुलना शुरू हुए और स्कूल में एक नए प्रकार की एक पढ़ाई हुई, वहां पर तो सबसे पहली बड़ी बात तो यही दिखती है कि जो पहले बुद्धिस्ट नाम थे, वो जो बाहर से जो टीचर्स आते थे वो बोल नहीं पाते थे, तो उन लोगों ने हिंदी में उनके नाम रखना शुरू किया। और इस प्रकार से ये जो पूरा पॉलीएंड्री था उस एक सिस्टम में जो फिट होता था, वो भी कहीं ना कहीं एक मेन स्ट्रीम का जो कल्चर है, जहाँ एक इंडिविजुअल हम देखते हैं कि एक आपके न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जाता है, तो वो ज्यादा इधर प्रमोट हुआ। तो न्यूक्लियर फैमिली भी होने के मतलब एक उसका बनने का ये भी कारण है कि जिस हिसाब से हमारी जो और स्कीम्स आई, पीडीएस की आई, यह एक हिमाचल प्रदेश सरकार की पॉलिसी थी नौतोड़, जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे लैंड। तो ये सबका फोकस था कि जो न्यूक्लियर फैमिली अगर आप बनाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि अगर आप 60 से आप कंपेयर करो अभी तक, तो आपको जो डिवीजन ऑफ फैमिलीज है जो हुई है परसेंटेज, वो ज्यादा हुई है, जबकि जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज है उतना नहीं दिखता। पॉपुलेशन जो इंक्रीज परसेंटेज है उससे जो फैमिली का जो डिवीजन वाला है वो ज्यादा हुआ। तो जब ये इस प्रकार से न्यूक्लियर फैमिलीज में जब आना शुरू हुआ, तो उससे क्या हुआ कि जो लैंड का जो डिवीजन है वो भी बढ़ने लगा। तो इंडिविजुअल लैंड्स की आपको मतलब आपको इंडिविजुअल फैमिली लेवल पे लैंड की ज्यादा जरूरत पड़ने लग गई। तो इसलिए आप देखेंगे कि वहां पर फिर ये सरकार से काफी प्रोमिनेंट मांग हुई कि हमें नौतोड़ के अंदर आप जो बैरन लैंड है या कोई कॉमन लैंड है उसको तोड़ के आप इंडिविजुअली दो। तो ये एक इस प्रकार से ये एक मेजर शिफ्ट जो पूरा एक तरीके से क्या हुआ कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो लैंड की होल्डिंग को लेके आया। और जब दूसरी चीज क्या हुई कि जब बाहर से उन्होंने एप्पल ऑर्चर्ड देखा, तो एप्पल को वो कहीं ना कहीं वो किन्नौर में भी आया। अगर हम देखें कि 60s में किन्नौर में टोटल जो एप्पल था एरिया था उसके अंडर एप्पल के अंडर में वो केवल 5 to 10 हेक्टेयर्स था। लेकिन वही आप आज के दिन जाएं तो वो 11,000 हेक्टेयर्स एप्पल कल्टीवेशन के अंदर आ चुका है। और साथ ही साथ फिर इसके साथ जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स की जगह जब क्या हुआ कि 1960s में 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ, ट्रेड भी बंद हो गया। और फिर इस प्रकार से फिर क्या हुआ कि वो जो भेड़ बकरियों वाला सिस्टम था जो लोग उसमें पालते थे पेस्टोरलिज्म से, वो शिफ्ट होना शुरू हुए क्योंकि वो अब उतना इंसेंटिव्स नहीं रहा। प्लस उसके साथ कई जो फॉरेस्ट विभाग की जो पॉलिसीज थी, तो उनका एक मेजर पॉलिसीज था कि ये जो लाइव स्टॉक रियरिंग है ये फॉरेस्ट को नुकसान करती है, प्लांटेशंस को नुकसान करती है। तो उन्होंने डिस्करेज करना शुरू किया, उन्होंने परमिट देना बंद कर दिए। तो इस प्रकार से एक तरीके से जो पारंपरिक इनका जो पूरा लाइवलीहुड था वो खत्म किया और इनको धीरे धीरे एप्पल और ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन की तरफ वो पूरा जो किन्नौर की इकोनॉमी है वो बढ़ना शुरू हुई। और उसके बाद क्या हुआ कि 1980s में के पहले जो घर थे, जो घर वहां का जो मकान थे, वो बेसिकली पूरा जो टिम्बर स्टोन और मिट्टी से ही बनते थे एंड दे आर सिस्टमिकली और उस एरिया के लिए ज्यादा सुटेबल थे। लेकिन 1980 में जब आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आता है तो उससे क्या होता है कि एक तरीके से कि लोगों को, क्योंकि ये जो मकान थे इसमें बहुत सारी लकड़ियां लकड़ी की बहुत ज्यादा इमारती लकड़ी की जरूरत पड़ती थी, वो लोगों को इमारती लकड़ी मिलना बंद हो जाती है, कम हो जाती है। और उसके साथ क्या था कि ये अब जो पूरा जो रहने का एक एरिया था जिसे हम आबादी ध्येय कहते हैं, जो हैबिटेशन एरिया था, वो भी पहले कॉमन होता था, उसी में सभी लोग घर बनाते थे, अभी भी वैसे ही है। उसी के अंदर उसी विद इन दैट बाउंड्री वो अपना घर बनाते थे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही ये न्यूक्लियर फैमिलीज हुई तो हैबिटेशन एरिया की ज्यादा जरूरत पड़ी, तो लोगों ने कहीं दूसरी जगह भी घर बनाना शुरू किए। प्लस जो लिमिटेड जगह थी उसी में इन्होंने ये अब कंक्रीट के साथ ये मकान बनाना शुरू किए और कई बार ये मल्टी स्टोरी, क्योंकि आपके पास जगह नहीं है तो आप मल्टी स्टोरी में गए। तो ये दिखता है कि कई बार क्या होता है कि जब आपकी जो पॉलिसीज रहती हैं वो बहुत सेंट्रल स्तर पे बनती हैं, सेंट्रल
पूरे कंट्री लेवल पे बनती हैं, तो वो किस प्रकार से आपका जो पूरा एक स्पेसिफिक एरिया, एक जैसे किन्नौर है जैसे, उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो हमें घर बनाने की पूरी जो पद्धति है उसमें भी एक चीज दिखता है। और फिर जब 90s का जो एक टाइम आता है, जब लिबरलाइजेशन होता है, तो हम उसमें देखते हैं कि उसके साथ इधर एक तरीके से कि मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट डैम आना शुरू होते हैं। जो इसमें मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट डैम है, तो आज के दिन हम देखें कि किन्नौर जैसे एरिया में ही 30 बिग या स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर में प्लस पब्लिक सेक्टर में जो दो सबसे बड़े डैम प्रोजेक्ट हैं, वो किन्नौर में ही है। तो और इससे क्या हुआ है कि जो पूरी जो सतलज नदी है, अगर कहते हैं कि सारे प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे, तो 72% तो जो रिवर होगी वो टनल्स में बहेगी, और जो बाकी करीब केवल 12%, और उसके बाद जो बाकी बचेगी करीब 12% वो डैम्स के पीछे ऐसे स्टिल वाटर होगा। तो एक तरीके से पूरी सतलज में जो है वो सतलज नदी को खत्म किया है। और ये जो पूरे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो इसमें आपको मालूम है कि ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें एक सर्टेन हाइट में पानी को रोका जाता है और उसको डाइवर्ट किया जाता है, और फिर जहां पे सुटेबल आपको हाइट मिलती है वहां पे टरबाइन में पानी गिरा के बिजली बनाई जाती है। तो अब क्या है कि जो पूरा किन्नौर का जो पूरे पहाड़ हैं, उनके अंदर ये करीब 8 to 9 मीटर्स की जो टनल्स हैं वो खोदी गई हैं, और ये टनल्स को खोदने के लिए इसमें बहुत ज्यादा ब्लास्टिंग का उपयोग हुआ है। तो ये जो ब्लास्टिंग हुआ है, ये जो ब्लास्टिंग है, इससे क्या होता है कि ये एक तो पूरा लैंड में कहीं ना कहीं एक क्रैक्स पड़ते हैं, हाउस होल्ड्स में जो घर बने हैं उसके ऊपर उसमें क्रैक्स बनते हैं, प्लस ये पूरी जो वहां के एक हाइड्रोलॉजिकल जो रिजीम है उसको डिस्टर्ब करती है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जो जोशीमठ में भी हुआ है, वहां पे भी यही कह रहे हैं कि जो स्प्रिंग्स है, क्योंकि जो पहाड़ों के अंदर है, आपको बिल्कुल छोटे छोटे कैपिलरी एक्शंस में आपको पानी बहता हुआ दिखेगा, और वो जाके कहीं इकट्ठा होके स्प्रिंग्स पे या सीपेजेस के रूप में निकलता है। तो ये कहीं ना कहीं पंचर्स भी होते हैं। तो पंचर्स, तो उससे क्या हो रहा है कि आपको ये पता नहीं कि पानी पहले यहाँ निकलने वाला कहीं एक पर्टिकुलर उसकी जगह है, वो कहीं शिफ्ट होकर कहीं और निकल रहा है। तो और जो पूरे ये क्रैक्स पड़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि ये वेदरिंग प्रोसेस को और उस एरिया में और ज्यादा आपको इंक्रीज कर रहे हैं, वेदरिंग प्रोसेस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ठंडा एरिया, अगर कहीं क्रैक्स पड़ते हैं तो वहां पानी जमेगा, वहां पे बर्फ बनेगी, और वो जो लैंडस्लाइड्स को और एक तरीके से ये ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में आज के दिन जो पूरे ये हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के कारण काफी आपको लैंडस्लाइड्स मिल रही है। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा कि जो किन्नौर का है, मैंने बोला कि जो अपर किन्नौर है, अगर आप उसका टोपोग्राफिकली जियोलॉजिकली आप देखेंगे तो उसका 65% एरिया जो है इट्स वनरेबल टू डिजास्टर्स या लैंडस्लाइड्स कह सकते हैं। जबकि जो निचला वाला किन्नौर है, वहां का हार्डली 24% एरिया जो है वो ससेप्टेबल टू लैंडस्लाइड्स या इन सब चीजों के लिए है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस जैसे ही ये हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है अभी निचले एरिया में ही है, वहां पर देखते हो उसके कारण क्या हुआ है कि वहां पर अब जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वहां पे डिजास्टर ज्यादा हो रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं निचार में जो हो रहा है, जो अभी चौरा में हो रहा है, जो बटसेरी में हुआ है, ये सब निचले किन्नौर में है। यहाँ पर अब लैंडस्लाइड्स और जो डिजास्टर्स हैं वो इन प्रोजेक्ट के कारण ये बढ़ रहे हैं। तो अब हमें मतलब ये एक तरीके से ये देखना पड़ेगा कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जो 2% एरिया है उसमें आपका पूरा हाइड्रो प्रोजेक्ट भी मतलब पूरे उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसी के लिए वही मांग रहे हैं। और ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके लिए बहुत ज्यादा मतलब ये कि पूरे किन्नौर में अगर हम देखें कि अभी तक 84 के बाद जितना भी फॉरेस्ट लैंड जो डाइवर्ट हुआ है उसका 90% जो फॉरेस्ट लैंड है वो इन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए हुआ है। चाहे उसमें इसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी आते हैं प्लस ट्रांसमिशन लाइन्स भी आती हैं। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो एक तरीके से कहते हैं कि इनको ऑफसेट करने के लिए हम जो कंपनसेटरी ऑफोरेस्टेशन या कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, तो उनका भी एक तरीके से कोई ज्यादा इस क्षेत्र में असर नहीं हुआ है, क्योंकि हमने एक जो स्टडी की थी उसमें यह पता चलता है कि जो टोटल उन्होंने जो प्लांटेशन किया है उसका 10% ही सर्वाइव किया है,
और उसमें से भी जो अधिकतर स्पीसीज जैसे रोशनलाल जी बता रहे थे वो एक्जोटिक स्पीसीज का है। तो ये जो पूरा एक तरीके से, और इसके साथ हम देख रहे हैं कि जो पूरा जो टूरिज्म है, अब वो जो टूरिज्म है वो फैल रहा है, और उसके कारण भी जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो पूरा कंक्रीटाइजेशन है माउंटेन्स का, वो भी एक तरीके से बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन की जो पूरी पॉलिसीज बन रही हैं, और ये जो सब चीजें हो रही हैं पूरे किन्नौर में, 2% के अंदर टूरिज्म भी हो रहा है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, प्लस ये पूरा एक बॉर्डरलैंड एरिया है, ये हमें समझना पड़ेगा तिब्बत के साथ, चाइना के साथ। तो इधर क्या है कि काफी आर्मी भी है, और प्लस जो अदर एलाइड फोर्सेस वो भी, उनका भी सेटअप इधर ही है। और हम देखें कि आज के दिन जितने आईटीबीपी कैंप्स हैं, कई और कैंप्स हैं, वो सब क्या है कि नदी किनारे हैं, क्योंकि आपको रहने के लिए सुटेबल प्लेसेस तो बहुत ही कम है एरिया में। तो हम आज के दिन जो सिक्किम में देखते हैं कि 23 जो जवान है वो बह गए हैं। तो अगर आप किन्नौर में भी जाएंगे, आप करछम में देखेंगे, आप सोंगटोंग में देखेंगे, कई जगह देखेंगे, तो जो आर्मी कैंप से सबसे वल्नरेबल एरियाज में आज के दिन बैठे हुए हैं। जो आज के दिन किन्नौर में काफी, जो यहाँ पर भी काफी ग्लेशियल लेक्स हैं, और जो किन्नौर का तो सबसे बड़ी बात है कि जो ग्लेशियल लेक्स हैं वो अधिकतर तिब्बत में है, वहां पर इंडिया का कोई कंट्रोल भी नहीं है। अगर आज के दिन कोई ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट होती है तो शायद सबसे पहले फिर वही आईटीबीपी के जो नदी के किनारे कैंप्स हैं वो बने हुए हैं। देखें कि पूरा आज आज के दिन जो मनाली में है, या जो पूरा एक जो डिजास्टर हुआ है, वहां पर आप देखो कि कितने करोड़ टन में वो जो मलबा आया है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो इतना ज्यादा जो आपका जो मलबा है, जो मक है, वो आया कहां से है। तो आपको अगर देखेंगे तो थोड़ा सा आप ऊपर जाइए तो आपको एक चीज दिखेगी कि इस समय तो जब पूरी जो बरसात हो रही थी, यहाँ पर तो कोई न ग्लेशियर लेक फटा, न कुछ हुआ, उसके बावजूद इतना ज्यादा नुकसान कैसे हुआ, इतना कहां से आया। वो एक बहुत बड़ी जरूरत है कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं ना कहीं इस चीज को एक, जब तक हम एक वाटरशेड लेवल पे नहीं देखेंगे कि कितना उसमें मक है, कितना उसमें सॉइल इरोजन हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, और वो आके नीचे आपको क्या नुकसान कर सकती हैं, हम वो चीजें देख नहीं रहे। दूसरा, हम लोग लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन नहीं देख रहे कि कौन से एरिया जो है सुटेबल है घर बनाने के लिए, कौन से एरिया सुटेबल नहीं है घर बनाने के लिए। तो ये दो, हम पूरे हिमालयाज में आज के दिन ये दोनों चीजें नहीं देख पा रहे। और तो मैं एंड में यही कहूंगा कि जो हिमालयाज का भी कि जो दिख रहा है मेरे को कि इसमें जो एक तरीके से जो कैपिटलिज्म, जो जिसका मेन मोटिव ही है कि जो सरवाइव करता है ग्रोथ को लेके, तो वो जो ग्रोथ की एक जो लिमिट है वो सबसे पहले मेरे को लगता है इन पहाड़ों में हमें जो है देखने को मिल रही है, जो पूरा कैपिटलिज्म का। और दूसरी बात है कि ये जो पूरा हिमालयाज है, ये एक तरीके से इसकी एक सैंडविच है, एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट और ऊपर एक चाइना। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरा सैंडविच है कि जहाँ पर एक प्ले ग्राउंड भी एक तरीके से वॉर जोन तरीके से भी ये डेवलप हो रहा है, कि जहाँ पे बहुत हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए भाई, कि चाइना के साथ अगर करना है तो आपको चौड़ी रोड है, जो नेशनल हाईवे जो आज के दिन यहाँ पे डबल बन रहा है, या पूरा 4 धाम जो बन रहा है, वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक पर्पस। तो मुझे लगता है ये दोनों एक तरीके से जो ये एक नेशन स्टेट थ्योरी वाला है, यहाँ पर भी ये फेल हो पा रहा है, फेल हो रहा है। ये इतना ज्यादा नहीं कर सकता, आप इसको एक बैटल ग्राउंड के रूप में नहीं देख सकते। हिमालयाज को करना बहुत हिमालयाज में चाहते हैं, लेकिन हिमालय की अपनी लिमिटेशंस हैं, उसका एक तो वो हमें एक पहचानना पड़ेगा, और हमें उसी हिसाब से आगे की जो पूरी जो प्लानिंग है और उसको कैसे आगे बढ़ना है, वो एक अलग सोच होनी चाहिए। ये तभी कह रहे हैं कि ये एक मेन लैंड से जो एक पूरी प्लानिंग होती है सेंट्रल स्टेट से, वो नहीं हो सकती। आपको यहाँ के अगर सही तरीके से करना है तो आपको लोकल लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ के आपको टोपोग्राफी और हर चीज को देखते हुए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। नहीं तो मेरे को लगता है कि ये जो डिजास्टर है और जो क्लाइमेट चेंज जिस हिसाब से हो रहा है, तो सबसे पहले इम्पैक्ट और बहुत बड़े स्तर पर हिमालयाज में होगा। थैंक यू प्रकाश जी। इसी इसी में मैं चाहूंगी अगर जियालाल जी भी जोड़े, क्योंकि जो आपने पूरा हाइड्रो पावर का एक लैंडस्केप यहाँ बताया है, उससे बहुत दूर नहीं रहते हैं जियालाल जी, उनका घर इतना दूर नहीं है उधर से। तो जियालाल जी, आप थोड़ा बता सकते हैं इसमें कि प्रकाश ने जो कॉन्टेक्स्ट हमें बता दिया कि कौन से हाइड्रो पावर यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं,
पर इसकी वजह से क्या आपको लगता है कि जो एक डिजास्टर का रिस्क है वो बढ़ जाता है पूरी एक घाटी में एक के बाद एक हाइड्रो पावर लगाने से? जैसे अभी आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया है, जो हाइड्रो पावर्स के जो है इफेक्ट और इससे क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं खुद जो है एक यहाँ पे शोंगथंग गड़छम जो प्रोजेक्ट है 450 मेगावाट का, उसके अफेक्टेड एरिया में मैं खुद रहता हूँ। और इससे नीचे बहुत सारे जो और प्रोजेक्ट्स बने हैं, चाहे वो करछम वांगतू है 1000 मेगावाट, 1500 मेगावाट नत्पा जाखरी प्रोजेक्ट है, तो इन जगहों में भी हमने जो है बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, बहुत सारे जो है डिजास्टर देखे हैं, चाहे वो लैंडस्लाइड्स है। और एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है कि वहाँ पे जो है उन इलाकों में जो हमारे नेचुरल स्प्रिंग्स थे, जो जो चश्मे थे, जिसको हम लोग अपने लोकल बोली में तो उसको नागस ती बोलते हैं, तो वो सारे के सारे बहुत सारे जो है वो ड्राई हो गए, वो लुप्त हो गए। तो ये सारे चीजें हमने देखा है। इसमें मैं थोड़ा सा जो है ये इसकी जो जब ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो डीपीआर बनता है, उसके बाद ईआईए की इनकी रिपोर्ट बनती है, फिर ईएमपी की रिपोर्ट बनती है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा रोशनी लगाना चाहूंगा। हमारे यहाँ पे जो एक जिसमें हम लोग अफेक्टेड में है, उसमें जो है ईआईए की स्टडी हुई थी और ईएमपी की स्टडी हुई थी। एक वेबकॉस कोई कंपनी है गुड़गांव की, उन्होंने ये किया था और हम लोगों ने उसको पढ़ा, तो उसमें देखा कि उस रिपोर्ट में कहीं पे भी जो हमारे जो ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स है, जो हमारे ग्लेशियर्स है, आप देख रहे हैं कि हम लोग जो काल्पा है रिकोंगपियो के सामने जो है पूरा किन्नर कैलाश का रेंज है, उसमें इतने मतलब बहुत सारे जो है डिपॉजिट्स हैं, ग्लेशियल डिपॉजिट्स हैं, तो उसमें कहीं पे एक जिक्र तक नहीं था उस रिपोर्ट में। ये सारे चीजें जो है जो स्टडी होती है, सबसे पहले मैं इसी पे क्वेश्चन उठाना चाहूंगा, जो स्टडी होती है ये ईएमपी, तो इन चीजों में ही जो है वो फेवर जो है, वो जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होती है, जो प्रोजेक्ट लगाना है उसके फेवर में ही सारी रिपोर्टें बनती है, वेदर इट इज साइंटिफिक और सोशल और जितने भी वो रिपोर्ट्स बनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसी के संदर्भ में जो है कैरिंग कैपेसिटी की बहुत बात हुई पिछले कुछ सालों में, चाहे वो रावी बेसिन में है, चाहे वो चिनाब में है, और आपके ये सतलुज में है खासकर। स्टडी हुई थी CEIA, क्यूमुलेटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो वो जो है ऐसे तो उसमें बड़े बड़े नाम थे, IIT रुड़की है आपका, ये सलीम अली और जो ऑर्निथोलॉजी के ये जो कोयम्बटूर में है, और भीमताल में जो कोल्ड वाटर फिशरीज के, तो ऐसे बड़े बड़े नाम थे। पर उस स्टडीज में भी इतनी मतलब ये है खामियां थी। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, रोशन जी यहाँ पे जुड़े हैं, उसमें जो है एक इनके एरिया में जंगराम वैली में एक लैंग्वेज लिखा था कि कोई जंग जुंग करके एक लैंग्वेज लिखा था कि वो बोलते हैं। रोशन लाल जी ने उस पर बहुत इनसे बहस की कि भी ये तो हमारे यहाँ बोलते ही नहीं जाता, ये तो तिब्बत में बोला जाता है, आप ऐसे ऐसे स्टडी कैसे कर सकते हैं। और उसमें बड़े बड़े सोशल साइंटिस्ट जुड़े हैं उस स्टडी में, और उसमें TBM है जो टनल बोरिंग मशीन के बारे में क्वेश्चन जो है, उनके जो एक इंडिपेंडेंट जो मेंबर थे खंडूरी जी, वही पूछते हैं और उसमें कहते हैं नो कमेंट, TBM के बारे में कोई कमेंट नहीं देते हैं। और उसमें जो सतलुज में जो है एक बम्पर टू बम्पर जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उसके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, उसके बारे में काफी चर्चा हुई। तो जैसे वो उन्होंने एलिवेशन के हिसाब से दिया था 2000 मीटर, आपका 1000 मीटर और 500 मीटर, तो 500 मीटर्स में बोल रहे हैं कि उसमें डिस्टेंस 5 किलोमीटर होना चाहिए, और 2000 से ऊपर के जितने हैं उसमें तो जो है आपका 500 मीटर और 1 किलोमीटर होना चाहिए। नीचे तो आपने छोड़ा ही नहीं, बम्पर टू बम्पर बना लिया, वहां आपने लिख दिया कि 5 किलोमीटर होना चाहिए। तो ये स्टडीज ही जो है, जो जिसको हम लोग सो कॉल्ड साइंटिफिक स्टडीज कहते हैं, और हम बहुत बहुत चीजों पे बात करते हैं, तो ये जो है इसमें हमने देखा है इसमें हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, वो जो है बर्ड्स आई व्यू जो है ज्यादा यूज करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ वॉर्म्स आई व्यू। उनको पब्लिक जो है यहाँ रहती है, इतने सालों से सदियों से रह रही है, उनके क्या ऑब्जर्वेशन है नेचर को लेकर, चाहे वो चिलगोजे को लेकर, चाहे वो यहाँ के ग्लेशियर्स को लेकर, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके बारे में कोई बात नहीं करते। हमारी नॉलेज तो इनके लिए होगी कि ये जो है मतलब एक आउटडेटेड नॉलेज है, और जो हम लोग जो साइंटिफिक कहते हैं उसको कहते हैं कि नहीं ये हमारा नॉलेज ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, LADF है, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, तो कुछ तो यूज होता है। कैट प्लान का पैसा है, 2% पैसा होता है टोटल प्रोजेक्ट का, उस पैसे का कोई पता नहीं है कहाँ लग रहा है वो।
कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, कैचमेंट कहाँ का ट्रीट होना चाहिए? सतलुज में अगर 1500 मेगावाट का प्रोजेक्ट आप नथवा से जाखड़ी के बीच बना रहे हैं, उसका कैचमेंट कहाँ पड़ेगा? कैचमेंट तो आपका जाके तिब्बत में भी पड़ेगा। तो क्या आप तिब्बत को ट्रीट करेंगे? आप तिब्बत को छोड़िए, अब दूसरा देश है वहां आप ट्रीट नहीं करेंगे। पर किन्नौर के और एरिया में तो कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट का पैसा वहां लगना चाहिए, पर उसका पैसे का बंदरबांट हो रहा है, वो कहीं कहीं पे भी खर्च रहे हैं वहां शिमला में बैठ के। ये सारी चीजें जो है, बहुत सारी इश्यूज है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को लेके। अब जी जो इसकी जो नाकामियां या कमियां हम देख रहे हैं नीचे, जितने प्रोजेक्ट्स बने हैं उसमें इन सब चीजों को देखकर और सोच समझ के ये परख के, जो अभी एक जो युवा शक्ति यहाँ पे खड़ी हुई है किन्नौर में, खासकर अपर किन्नौर में और एरिया में, उन्होंने एक कैंपेन बिल्कुल सही दिया है कि नो मीन्स नो। अब बहुत हो गया, नहीं का मतलब नहीं होता है, अब हम नहीं बोलेंगे। थैंक यू। थैंक यू जिया जी। और आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट एक जो मूवमेंट है उसके बारे में यहाँ पे बात अभी रखी, जो नो मीन्स नो है। और उसी से जुड़ी एक साथी हमारी यहाँ पे भी है, प्रमिति, जो इधर यहाँ पे जुड़ी हुई है। प्रमिति, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, अभी इतना आपने यहाँ पे बात सुना हाइड्रो को लेके, टूरिज्म को लेके, सड़कों के लेके यहाँ बात हो रही थी। लेकिन क्योंकि आप एक किन्नौर की यूथ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप इन सारे डिस्कशन को कैसे देखते हो? क्या आपको लगता है कि एक यहाँ पे जिस तरह जो जब आप किन्नौर के एक फ्यूचर के बारे में इमेजिन करते हो, क्या उसमें ये सारी चीजें पिक्चर होती हैं? अगर वो होती हैं तो वो किस तरह से होती है? जैसा अभी चलते आ रहा है उसी तरह से आप उसे इमेजिन करते हो, या कुछ एक अलग तरीके से भी आप लोग सोच रहे हैं कि किन्नौर का जो फ्यूचर है इस तरह से दिखना चाहिए क्योंकि हम हैं यहाँ पे अगली पीढ़ी जो यहाँ रहना चाहेंगे? तो उसके बारे में थोड़ा अगर आप बताओगे प्रमिति हमको। ओके, सो आई थिंक वैष्णवी, यूथ का नज़रिया समझने के लिए या उस पर प्रकाश डालने के लिए एक थोड़ा सा परिपेक्ष देना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो लेट 80s के, 90s के या अर्ली 2000 के डेकेड्स में जो पैदा हुए और जो बड़े हुए, हम लोगों ने बचपन से ही अपने आसपास बहुत रैपिडली चीज़ों को बदलते हुए देखा है। जब हम बड़े हो रहे थे तो बहुत जो एक एंडलेस कंस्ट्रक्शन है बिकॉज ऑफ जितने कैस्केडिंग डैम्स है सतलुज वैली पे, सो दैट वाज पार्ट ऑफ आवर लाइक वेरी कोर मेमोरी। वो हमारी कोर मेमोरी का बहुत बड़ा हिस्सा था। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज चल रही है, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो ब्लास्टिंग हो, या फिर पेड़ों की वनों की कटाई हो, जगह जगह बोर्ड लगे होना, आगे पत्थर गिरते हैं, लैंडस्लाइड प्रोन रीजन है, ध्यान से चलें, सो इस तरह की चीजें। और जो हिमाचल की सरकार है वो बहुत प्राउडली बोलती है कि जो देश का 1/4 जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो हमारा राज्य जनरेट कर रहा है। लेकिन किन्नौर वासियों को, और हम लोग जो उस टाइम बड़े हुए हैं जब ये बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही थी, या ऐसा नहीं है कि आज भी कंस्ट्रक्शन बंद हो गई है, बट एनीवेज जो हमारी ये जो कोर मेमोरी का पार्ट था, तो इट्स लाइक वी हैव सीन कि हमारे क्षेत्र को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया देश के एनर्जी रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए। और ये जो एक्सप्लॉइटेशन है, चाहे हमारे जल स्रोतों का, चाहे हमारी जिस तरह से जमीन को अप्रोप्रिएट किया गया है, या ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए जंगलों को काट दिया गया है, जैसे प्रकाश जी भी बोल रहे थे कि जो नेटवर्क बना होता है स्प्रिंग वाटर सोर्सेस का, तो हमारे जो ट्रेडिशनल पारंपरिक जो तौर तरीके हैं या जीवन बसर करने के तरीके हैं, उसके साथ ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो चश्मे का पानी है स्प्रिंग वाटर, उसको हमारे बोली में नागस्ती बोलते हैं और उसको बहुत ही पवित्र मानते हैं। तो ना केवल आप उस पानी को आपका साफ रखने का दायित्व है, बट ये भी दायित्व है कि आप उसका जो प्राकृतिक एक तरह का एनवायरमेंट है उसको भी आप किसी तरह से उसकी भी कोई छेड़छाड़ नहीं करें। सिंपली और उदाहरण के तौर पे, जैसे आप जंगल जाते हो तो जंगल में भी कई सारे स्पिरिट्स का वास होता है, फॉरेस्ट स्पिरिट्स का वास होता है। तो अगर आप उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करते हो, यानी कि पेड़ काटते हो, तो आपको कई फोल्ड रिपरकशंस फेस करने पड़ेंगे। सिंपली अगर आप कंडे वाले एरिया में जाते हो, हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में, तो वहां पे भी सोनिगो रहती है, तो वो एरिया जो है, वो जो स्पेस है वो उनका है, तो आप वहां जा रहे हो एज एन इंट्रूडर, तो आपको उनके स्पेस को डिस्टर्ब नहीं करना है, शांति बनाए रखनी है। तो ये सारे जो मान्यताएं हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पारंपरिक तौर तरीकों का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और जब एक पेड़
पेड़ काटा जाता है बेसिकली। सो सिर्फ एक पेड़ नहीं काटा जा रहा, बल्कि उससे जुड़ी जितनी जैव विविधता को वो बनाए रख रहा है, या फिर जिस तरह का इकोलॉजिकल बैलेंस वो मेंटेन कर रहा है, उसको काटा जा रहा है। और उसके साथ में जुड़ी हुई जितनी कम्युनिटी की वैल्यूज है, जितनी हमारी कलेक्टिव यादें हैं, उसको काटा जा रहा है। तो आई थिंक बिकॉज हम ऐसे परिपेक्ष में बड़े हुए हैं, तो इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल कि हमारी जनरेशन वी ऑलवेज ग्रोन अप विद अ ह्यूज सेंस ऑफ लूजिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम बहुत कुछ एक जरूरी चीज खोते जा रहे हैं। सो दैट इज वाई जब हालांकि जो नो मीन्स नो का नारा है वो जंगी ठोपन पावर प्रोजेक्ट से इम्पैक्टेड जो रीजन्स है वहां पे लगा था, बट बिकॉज दिस सेंस ऑफ लूजिंग समथिंग इम्पोर्टेंट इज कॉमन अक्रॉस किन्नौर, तो आई थिंक वो पूरे किन्नौर में ये जो चीज है वो रेजोनेट करी है। चाहे आप निचार में ले लिए जहाँ पे इतने सारे पावर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, या फिर आप रूपा वैली की बात ले लीजिए जहाँ पे कुछ हलचल हुई, तो यूथ क्लब ने सबसे पहले नो मीन्स नो का नारा लगाया। सो आई थिंक दिस इज अ फीलिंग। ऑब्वियसली मूवमेंट को आज के रूप में कल्मिनेट करने के लिए जो पहले हमसे बड़े बुजुर्ग ने जितने संघर्ष किए हैं उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। सो आई थिंक but this feeling of losing something very important, this is very ये इस संघर्ष का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। और चाहे संघर्ष जिस भी रूप में सामने आ रहा हो, मतलब चाहे हम बात कर ले नो मीन्स नो की, या फिर अगर हम बोलते हैं कि कोई आर्टिस्ट है जो किन्नौरी में रैप करके बोल रहा है कि हमें ये जो डेवलपमेंट का टॉप डाउन मॉडल नहीं चाहिए, या फिर अगर रक्षम में वेस्ट मैनेजमेंट पावर प्लांट जो कम्युनिटी एफर्ट्स के साथ लगाया गया है, चाहे जिसकी भी बात कर ले, तो आई थिंक कहीं ना कहीं इस संघर्ष की एक बहुत ही मूलभूत जो इसका सार वो यही है कि ये जो लड़ाई है ये अस्तित्व की है, और ये कहीं ना कहीं वो टूरिज्म से जुड़ता है। और हम ये भी पूछ रहे हैं अपने आप से बार बार कि किस तरह का टूरिज्म हमें चाहिए, क्या शिमला मनाली मॉडल वाला बेस हमें टूरिज्म चाहिए, या फिर एक सस्टेनेबल तरीके से हम अपने अस्तित्व को देखना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम फ्यूचर बोले तो फ्यूचर ऐसा नहीं कि 2-3 जनरेशंस डाउन द लाइन, इट्स अभी इमीडिएट फ्यूचर कि कल क्या हो जाएगा। जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह के कानूनों में बदलाव आ रहे हैं, चाहे वो एफसीए का कानून ले लीजिए जिस तरह में उसका बदलाव आए, या हमारे आसपास जैसे आपने भी शुरू में परिप्रेक्ष्य रखा था कि जोशीमठ से लेके इनफैक्ट सिक्किम में जो हो रहा है कि लेप्चा कम्युनिटी बोल रही है कब से कि नहीं बनाओ, एनवायरमेंटलिस्ट बोल रहे हैं कि डेंजरस है, बट फिर भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो आई थिंक फॉर यंग पीपल ये जो स्पेस है इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। जो स्ट्रगल जो अलग अलग स्ट्रगल है वो आपस में डायलॉग करके जिस तरह का स्पेस बना रहे हैं, एंड आई थिंक जिस तरह का हिमधरा ने ये बुक रिपोर्ट लॉन्च किया है जिसमें बहुत ज्यादा लोगों की बात सुन के, लोगों का कंसल्टेशन सुन के डिजास्टर डिस्कोर्स को एक तरह से नई दिशा देने की कोशिश की है, तो ये भी इस तरह के स्पेसेस का बहुत इम्पोर्टेंट आई थिंक पार्ट है। और फ्यूचर के लिए आई थिंक डायलॉग डिस्कोर्स और बातचीत करना, कॉन्वर्सेशंस करना, दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम यूथ पर्सपेक्टिव। थैंक यू प्रमिति, एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी आप लेकर आए हो ग्रोइंग अप इन किन्नौर, और साथ में ही आपने टुवर्ड्स द एंड रिपोर्ट के ऊपर हमारा ध्यान फिर से आप लेकर आए हो। तो इसी में अब हम थोड़ा कंक्लूजन की तरफ पहुंच रहे हैं। तो हिमशी, आपसे मैं पूछना चाह रही थी कि डिजास्टर जब होता है तो उसका हम एक बहुत एक क्विक रिस्पॉन्स जो है हम लोग सरकार की तरफ से देखते हैं, लेकिन वो यूजुअली एक रिस्पॉन्स होता है एक सिचुएशन को, एक डिजास्टर को, कि रिलीफ या रेस्क्यू के मेजर्स होते हैं। लेकिन जब आप ये रिपोर्ट पे काम कर रहे थे तो क्या आपको लग रहा था कि ये जो एक, जिसको हम अंग्रेजी में डिजास्टर मिटिगेशन की जो बात करते हैं, उसको हमें थोड़ा सा एक अलग तरीके से देखने की जरूरत है, जो सिर्फ रिस्पॉन्स को ना देखते हुए और भी ब्रॉड किया जाए? क्या ये भी एक आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है इस रिपोर्ट का? एक तो ये था कि जब हम थोड़ा ये जानना चाह रहे थे कि कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जब प्रशासन किसी चीज का जवाब दे रहा है, कोई आपदा हो रही है, कोई भूस्खलन हो रहा है, तो विज्ञान या साइंटिफिक स्टडीज से एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन उसको रिस्पॉन्ड करती है और उस पर लोगों के खुद के क्या अपने अनुभव रहते हैं।
तो उसमें जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि जैसे नेबर करके एक वहाँ गांव है जहाँ पर जो है सिस्मोग्राफ्स लगाए गए थे, ये देखने के लिए कि जो ब्लास्टिंग होती है उसमें उससे कितना कंपन होता है या उसकी क्या तीव्रता है। तो वहां के लोगों ने हमें बड़ा मजाक के उसमें बताया कि वो लोग जब सेस्मोग्राफ लगाते हैं, गांव वालों को बुलाते हैं देखने के लिए कि देखो हम तो उसी मतलब उतना ही कर रहे हैं जितना अलाउड है, तो वो लोग बता रहे थे कि हमारे सामने कम तीव्रता की ब्लास्टिंग करते हैं और बाद में जो है वो ज्यादा ब्लास्टिंग करते हैं। तो बेसिकली लोग जो है वो सिस्मोग्राफ पर केवल मतलब उनका कोई यकीन ही नहीं था कि इस तरीके की आप टेक्नोलॉजी लाके हमारे गांव में लगा भी रहे हो तो उसका कोई फर्क है, क्योंकि वो उसको एक शक की नजर से ही देखते थे। और मतलब उन्हें लग रहा था कि समय पर अगर चेतावनी उसमें मिलती है या नहीं मिलती है वो भी एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए उस पर उनका कोई खास जो है विश्वास नहीं रहा। फिर ऐसे ही जैसे उर्नी डांग करके उर्नी एक पंचायत है, वहाँ पर लोगों की डिमांड के बाद में प्रशासन ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बुलाकर 2015 में एक रिपोर्ट बनवाई थी। तो उस रिपोर्ट में मतलब वो बहुत ही बेसिक रिपोर्ट है, अगर आप में से कोई भी उसे देखेंगे, और उस रिपोर्ट में बहुत ही मतलब शॉर्ट में ये कह के छोड़ दिया गया कि ये जो लैंडस्लाइड हुई है ये ज्यादा सिंचाई की वजह से हुई है, कि लोगों ने पानी बहुत ज्यादा छोड़ा है खेतों में, उसकी वजह से ये लैंडस्लाइड हुई है। जबकि ये जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो ये रिपोर्ट बनी थी वो लैंडस्लाइड के कई महीनों बाद हुई, फिर भी उसमें सॉइल टेस्टिंग जैसी कोई चीज नहीं थी या कोई भी ऐसे टेस्टिंग नहीं हुए थे जिससे आप बेसिकली ये कह भी सकते हैं कि सिंचाई की वजह से वो हुई थी। तो उसी चीज का जो उर्नी गांव के लोग हैं उन्होंने बहुत पुरजोर विरोध किया, और उन्होंने सबसे बड़ा उसको क्रिटिसाइज, गांव के लोगों ने यही कहा कि जो गांव के लोग कह रहे हैं कि टनल की वजह से भी ये हो सकता है, उसको तो आपने जो है कंसिडर किया भी नहीं, उस टनल बनने की जो भूमिका है उसको तो आपने इसमें कंसिडर किया ही नहीं। स्टडी के दौरान में हम जो है कुछ जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स भी देख रहे थे। तो उसमें हमने पाया कि मतलब जीएसआई और जो हिमाचल प्रदेश का पीडब्ल्यूडी विभाग है उन्होंने एक ये जिम्मेदारी ली थी कि वो हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे पॉइंट्स फिगर आउट करेंगे जिसका वो डीपीआर बनाएंगे, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि कैसे मिटिगेशन हो सकता है, कैसे बचाव के कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये मीटिंग होने के बाद में जो नेक्स्ट मतलब ये मीटिंग हुई उसके नेक्स्ट ईयर जब इसकी फॉलो अप मीटिंग हुई उसमें जो हिमाचल प्रदेश का पीडब्ल्यूडी विभाग है जिसको एक्चुअली ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो डीपीआर बनाएंगे, उन्होंने मीटिंग में एक साल बाद कहा कि हमारी जो विभाग है उसकी ये क्षमता नहीं है कि हम ये डीपीआर बना सकते। और जीएसआई के जब प्रतिनिधियों को उसी मीटिंग में कहा गया कि भाई आप इस पे कीजिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इसके लिए समय नहीं है और प्रदेश की तरफ से हमें जो है ड्रिलिंग क्षमता जो है हमारी सीमित की गई है, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो बाद में जो है ये सीबीआरआई जो केंद्रीय निर्माण अध्ययन संस्था है उनको रुड़की की 2020 में दी गई, लेकिन आज तक कोई भी जो है किसी भी एक भी लैंडस्लाइड का मॉडल डीपीआर भी जो है वो तैयार नहीं हुआ है। फिर जो एक बहुत किन्नौर में देखने को मिलता है कि खासकर लोगों के बीच में भी ये सुनने को मिलता है कि प्रशासन ने ईडब्ल्यूएस सिस्टम्स लगा दिए हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगा दिए हैं, कि मतलब और उसको प्रोजेक्ट इस तरीके से किया जा रहा है कि जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स ही हाथ फैला के वो लैंडस्लाइड को रोक लेंगे, जबकि वो तो बताएंगे और उतने में तो चीजें हो भी रही है। तो इसके बारे में भी पढ़ने की कोशिश की तो ये पता चला कि ये एक मॉडल है जिसको अगले 10 साल तक इसकी रीडिंग्स के आधार पर काम किया जाएगा और देखा जाएगा कि किन्नौर में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इसी दौरान हम जो डीडीएमए जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है किन्नौर, उनके एक अधिकारी से बात कर रहे थे, तो उनका खुद का ये कहना था कि मतलब वैसे तो पूरे किन्नौर में ईडब्ल्यूएस सिस्टम्स लगाए हैं, लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है कि आप कह नहीं सकते कि किन्नौर में कहाँ आ जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ पे स्पेसिफिक जगह पर ही ईडब्ल्यूएस सिस्टम्स लगाए गए हैं वहीं पर ही लैंडस्लाइड्स होती हैं, अभी कहीं पे भी हो रही है, तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि इससे कुछ फायदा होगा भी या नहीं होगा। तो एक तो मैं ये थोड़ा एक परिप्रेक्ष्य रखना चाह रही थी। फिर दूसरा ये था कि जो अभी तक इस तरीके के डिजास्टर्स होते भी आए हैं उसमें कम्युनिटीज ने
किस तरीके से झेला है, खासकर किन्नौर के समाज ने। तो उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाह रही थी कि 1971 में रोनी जो एक गांव था, उसको कंडार गांव में शिफ्ट कर दिया गया था। तो वहां के लोग ऐसा याद करते हैं कि जो संजय बाबा परियोजना थी, उसके निर्माण जब हो रहा था, तब वहां के लोगों से उनकी जो पुश्तैनी जमीन थी वो मांगी गई थी, और उनसे कहा गया था कि जिस जमीन का उपयोग नहीं किया जाएगा वो उनको लौटा दिया जाएगा, साथ में मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन और फिर कंडार के निवासी ये भी बताते हैं कि परियोजना की टनल के लिए ब्लास्टिंग भी शुरू की और चट्टानें बहुत आने लगी थी। लेकिन जो वहाँ के कंडार के एक पुनर्वास कमेटी के सदस्य थे, बताया कि आईआईटी टीम, रुड़की की टीम आई थी और प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट साथ में बैठे हुए थे, और उनके सामने उन्होंने देखा कि जितना अलाउड जो ब्लास्टिंग की मतलब परमिशन थी, उससे 3 गुना ज्यादा हो रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे कुछ नहीं हुआ। और मतलब लोग जो है कंडार गांव के अभी तक भी मतलब विस्थापित ही हैं। उन्हें बहुत ही नाम मात्र के लिए जो है मुआवजा मिला। लेकिन पास ही कल जो लगता है नाथपा पंचायत है, जो नाथपा जाखड़ी प्रोजेक्ट अफेक्टेड भी है, जब उन्होंने उनका देखा कि वो लोगों को काफी मुआवजा मिला है, तो कंडार के गांव के लोगों ने भी जो है एक याचिका डाली और उनको मुआवजा तो मिला, लेकिन अभी भी वो जो है अपनी जमीन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी प्रशासन के पास में, कभी नेताओं के सामने। तो इस तरीके का वो चल रहा है। तो एक तरफ तो है ये रिहैबिलिटेशन की, इस तरीके की बहुत सारी जो है आपको किस्से देखने को मिलते हैं, जो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बने उनके उससे। और वहीं पे जो कॉम्पनसेशन का पूरा एक कंपोनेंट है कि सरकार कहती है कि अगर कोई भी जगह प्रभाव, मतलब कोई गलत मतलब कुछ वैसे मेजर इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, तो उसका जो है हम कॉम्पनसेशन देंगे। तो उसकी एक जो है एक उदाहरण हमारे सामने आया मीरू पंचायत का, जहाँ पे सिर्फ 12 मेगावाट की एक छोटी जल विद्युत परियोजना बनी थी। और उसमें लोगों ने मतलब मीरू पंचायत के लोगों ने जो है वो 2010 में सबसे पहले कंपनी के साथ में ये अग्रीमेंट किया था कि अगर हमारे गांव में कोई एक भी मकान या मवेशी या फसलों को या फलों को नुकसान होगा, तो कंपनी को इसका भुगतान करना पड़ेगा। फिर 2017 में गांव के लोगों ने बहुत ज्यादा जो है इस चीज पे जोर दिया कि हमारा जितना भी जो नुकसान हो रहा है उसके आंकलन किया जाए और एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई जाए। तो 2018 में एक रिपोर्ट तो बनाई गई जिसमें कुछ 16 किसानों को 24 लाख के करीब मिले, लेकिन वो पूरी प्रक्रिया में, ये 7-8 सालों की प्रक्रिया में जो हमें किस्से सुनने को मिले, उसमें बहुत ये निकल कर आया सामने कि मतलब जो आंकलन भी होता है, मतलब सबसे पहले तो खासकर प्रोजेक्ट जो प्रोपोनेंट्स थे, जो कंपनी थी, उन्होंने मना ही कर दिया था कि मतलब वो नकार ही दिया था कि हम जो है इसका भुगतान नहीं करेंगे, एप्पल ऑर्चर्ड्स का हम कोई भी नुकसान हुआ है तो उसमें नहीं देंगे। काफी फाइट लोगों ने वहां पे लड़ी है। तो वहां के लोगों ने बताया कि जो आंकलन भी होता है लॉस एंड डैमेज का ऑन ग्राउंड, वो भी, उसमें भी जो है प्रोजेक्ट कंपनी आ रही है जो खुद ही अग्री नहीं करती है, फिर प्रशासन से लोग आ रहे हैं, और मतलब एक दरार, वो दरार है, उसको इम्पैक्ट माना जाएगा नहीं माना जाएगा, उस छोटी छोटी चीजों के लिए जो है लोगों को बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़नी पड़ी है। ये भी जो है रिपोर्ट में निकल कर आया कि अभी भी आज के समय पर भी जो किन्नौर के ऐसे कई सारे गांव हैं, खासकर जो निचला किन्नौर है, जो तो वहां पे अभी भी ऐसे बहुत सारे पंचायतें हैं, जिसमें निगुलसरी हुआ, चिगांव हुआ, और उरनी डाक का जो मैंने उदाहरण दिया, जहाँ पे लोगों की जो रहने की जो आवासीय जगह है उसको असुरक्षित घोषित किया गया है। क्योंकि वहां पे ये टनल्स की वजह से या प्रोजेक्ट्स की, अलग अलग प्रोजेक्ट्स की वजह से, कहीं पे रोड की वजह से जो है इम्पैक्ट हुआ है, और ये जगह जो है वो एक्टिव हुई है। लगातार अब यहाँ पर जो है एक ये लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। ऐसे ही सांगला ये बरुआ खास करके एक जगह है, पंचायत है, जहां पर मतलब लोगों ने, आवाज तो ठीक है, लेकिन 2000 में जो फ्लैश फ्लड्स आए थे वहां पर, उससे उनकी पूरी खेती की जमीन और जो भी बगीचे थे वो सारे ढह चुके हैं, और वो लोग जो है अभी सरकार से डीपीएफ की मांग कर रहे हैं कि हमें जमीन दी जाए।
मतलब इस तरीके के जब एग्जाम्पल्स हमारे सामने आ रहे थे तब हम ये सोच रहे थे कि मतलब अभी के समय में जो नीतियां हैं या प्रशासन की तैयारी है वो क्या इस तरीके के सडन और मतलब कॉम्प्लेक्स जो आप आज के समय में आपदाएं हो रही हैं, डिजास्टर्स हो रहे हैं, उनको केटर करने के लिए या उनको हैंडल करने के लिए रेडी है या नहीं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो 2013 में किन्नौर में एक बहुत बड़ी आपदा आई थी और उस टाइम पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी उस जिले की, उनका खुद का अपना समन्वय जो है वो अच्छा नहीं था। ये हमें जो है लोगों से ही बात करके समझने को मिला कि जो एजेंसियां थी उनके बीच में ना कोई समन्वय था और ना ही कोई संचार था। लेकिन आज के समय जो 2023 का जो हिमाचल की आपदाएं हुई है उसमें एक इतना तो देखने को मिला है कि प्रशासनिक ढांचा की पहले से बेहतर एक तैयारी थी कि कैसे जो है इस चीज में, मतलब ये जो आपदा हो रही है उसमें रेस्क्यू की भूमिका को निभाया जा सके, और उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाई भी है। लेकिन सवाल वही उठता है कि क्या आपदा प्रबंधन जो है वो सिर्फ रेस्क्यू तक ही आकर टिक जाता है? क्योंकि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक्ट है, सॉरी एनडीएमए एक्ट जो है, वो उसमें बहुत स्पष्ट रूप से जो है ये भी लिखा है कि जो एनडीएमए है उन्हें सिर्फ रेस्क्यू और रिलीफ नहीं पर साथ में रिहैबिलिटेशन की भूमिका भी निभानी है। सेक्शन 2EI ये कहता है। तो आज के टाइम पे वही है, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि एक तरफ अगर हिमाचल के अभी भी जो नुकसान हुए हैं उनको देखा जाए तो लोगों ने इतनी जमीन, अपने घर, खेत, बगीचे, इतनी सारी चीजें खोई हैं, तो उसका भुगतान सरकार कैसे कर सकती है? ये भी आज के समय पॉसिबल नहीं है। जैसा प्रकाश ने पहले बताया था कि उनका रिहैबिलिटेशन वो कर सके फॉरेस्ट लैंड पर, क्योंकि एफसीए के अंडर जो प्रोविजंस है उसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो फॉरेस्ट लैंड दे सके। तो मतलब इस तरीके के कुछ सवाल हैं जो उठ के आते हैं और इन सब चीजों पे सवाल उठाते हैं कि आज के समय में जो पूरा डिजास्टर को से मतलब लड़ने की एक जो तैयारी होनी चाहिए स्टेट की, क्या वो काफी है या उस पर जो है थोड़ा और सोच विचार और अमेंडमेंट्स होने की जरूरत है। और ये कुछ जैसे आपने तरह से बात बांधी है रिपोर्ट के बारे में भी, जो आप जिस तरह से रिपोर्ट एंड होती है उसी तरह से अभी आगे बढ़ते हुए मैं मानसी को बोलूंगी, अगर वो थोड़ा सा आज की चर्चा को भी रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा बांध सकते हैं, और क्या मतलब है इस ये वाले डिस्कशन का, क्या इम्पोर्टेंस है हिमाचल जैसे स्टेट का, बट ऑल्सो बाकी हिमालयन क्षेत्रों का भी। थोड़ा सा कंक्लूड करूंगी हमारी जो स्टडी है और जो कंसल्टेशंस लोगों के साथ हुए उसमें कौन से मुद्दे निकल के आए। तो जैसे पहले रोशन लाल जी बात कर रहे थे और प्रकाश ने यहाँ के जो भूगोल के बारे में लिखा, तो इससे हमें 3 चीजें समझ में आती हैं कि यहाँ का क्षेत्र जहाँ पे 50% से ज्यादा भूगोल में 30 से 80 डिग्री की ढलाने हैं, वहां पे ये नहीं था कि केवल प्राइवेट लैंड वो 2% जरूरी थी। लोगों के जो कॉमन लैंड थे, जो कॉमन रिसोर्सेस थे, उसके ऊपर बहुत निर्भरता थी और उससे जुड़े हुए सारे सामाजिक और आर्थिक और जीवन का ताना बाना था, जो जिसके बारे में प्रकाश और रोशनलाल जी दोनों ने बात की। इसमें 3 चीजें मुख्य हमें ध्यान में रखनी है जो समाज के अंदर पहले थी और आज के दिन उसको एक धक्का लगा है। सबसे पहले मोबिलिटी, दूसरी जगह मूव करते थे, लेकिन सिर्फ वो नहीं। जब हम लोग एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी एक शलखर गांव का, कि वहां पे हमने पाया और ये पूरी किन्नौर में देखने को मिला कि जब लैंडस्लाइड आती है या बाढ़ आई या कोई इस तरह की घटना हुई जिसको हम कहेंगे नेचुरल हैजर्ड, तो नेचुरल हैजर्ड और अननेचुरल डिजास्टर हम ये लैंग्वेज को यूज करते हैं क्योंकि माउंटेन हैजर्ड जो है वो प्राकृतिक होता है, लेकिन जो आज के दिन हम आपदाएं देख रहे हैं वो जो है नीति जनित है।
तो इन जोखिमों के लिए समाज की तैयारी थी, और उसमें हमने पाया कि गांव एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, मतलब अपना स्थान शिफ्ट करते थे, अपनी बसाहट शिफ्ट करते थे जब भी कहीं इस तरह की आकस्मिक स्थिति आई। तो लैंडस्लाइड आई तो एक गांव था जो 3 बार अलग अलग जगह बस चुका था। ऐसी कहानियां कुछ गांव के बाद मिली कि जहां गांव ने मूवमेंट की है। आज के दिन वो गतिशीलता खत्म हो गई, क्योंकि अब तो रिहैबिलिटेशन करने के लिए दूसरी जमीन ही नहीं है, क्योंकि सारी जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आती है। लैंड सेटलमेंट की कॉलोनियल पॉलिसीज और फॉरेस्ट सेटलमेंट होने के बाद जो आज भी जारी है, जब 90% हिस्सा वन विभाग और सरकार के पास है, तो लोगों का इस तरह से शिफ्ट होना मुश्किल है। और वो जो लाइवलीहुड्स थे, वो जो ऑक्यूपेशंस थे, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हुए तो नहीं कहूंगी, अभी भी लोग भेड़ पालन करते हैं, लेकिन उस तरह से उस पर निर्भरता नहीं है। और ट्रेड तो एक तरह से खत्म हो गया। और ट्रेड और व्यापार और भेड़ पालन का बहुत करीबी संबंध था, क्योंकि भेड़ जो है वो सामान लेने के लिए भी इस्तेमाल होते। तो सबसे पहला पॉइंट है कि गतिशीलता जो है वो रिजिलियंस देती है समाज को, एक अडेप्टिव कैपेसिटी देती है, वो गतिशीलता कम हुई। दूसरा ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता या फिर स्वशासन। समाज जो है उसमें राजनीतिक व्यवस्था थी, राजाओं का ये बुशहर रियासत के अंदर था, लेकिन उसके बाद जब इसमें राज्य का कंट्रोल बढ़ा, उस समय तक तो ज्यादातर निर्णय जो है वो समाज खुद ले रहा था, देवताओं और अपनी परंपराओं के माध्यम से। या फिर हमने जो सामाजिक व्यवस्था देखी, जैसे कि जॉइंट परिवार, जिसमें जो लैंड यूज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी भी थी, क्योंकि वो उसमें जमीन का बंटवारा नहीं होता है, वो लेबर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी भी थी, और वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने बताया कि एक पॉपुलेशन कंट्रोल का भी एक तरीका था। तो किस तरह से समाज की प्रथाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। और तीसरा जो इसको गतिशीलता या फिर रेजिलियंस जो बढ़ाता है, वो है कलेक्टिव एक्शन, यानी कि साथ में मिलके चीजें करना। जो एक जैसे जैसे आधुनिकीकरण आता है और जैसे जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है, तो वहां पे कलेक्टिव एक्शन टूटता है या सामाजिक ताना बाना टूटता है, और ये भी एक गतिशीलता को, एक लचीलेपन को तोड़ता है समाज के, और साथ में मिलके एक्शन लेने के। तो ये मैं कहूंगी कि जब हम रिजिलियंस की बात करते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि सेब के, खासकर 1990 के बाद के आने से, वो और बहुत सारे जो फैक्टर्स थे हिस्टोरिकल, उसकी वजह से बदलाव आया। और दूसरा जो हम और उसने वल्नरेबिलिटी बढ़ाई, उसने संवेदनशीलता समाज की बढ़ाई है। आज के दिन अगर नेशनल हाईवे ब्लॉक होता है, तो फिर हर सेब की पेटी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बाहर बाजार तक पहुंचाने के लिए, मटर को समय से बाजार तक पहुंचाने के लिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो एक तरह से एनएच अब लाइफलाइन बन गई है, और एनएच के एक्सपेंशन से भी लैंडस्लाइड्स पर फर्क पड़ा है, ये भी हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि लगातार ब्लास्टिंग का प्रयोग भी होता है। तो ये एक बहुत क्या कहते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स स्थिति, एक जटिल स्थिति बन गई है कि बाजार पे डिपेंडेंस भी है, और वो एक आजीविका का एक इम्पोर्टेंट स्रोत भी है। तो आने वाले समय में अगर हमें लचीलापन समाज का बढ़ाना है और अडेप्टिव कैपेसिटीज बढ़ानी है, तो इस ओर ध्यान देना होगा। दूसरी बात कि जो आज के दिन आपदाएं हैं, उसको अलग अलग, एक आपदा को, हर आपदा को, लैंडस्लाइड को अलग इवेंट की तरह, अलग प्रक्रिया की तरह नहीं देख सकते। ये इस स्टडी से स्पष्ट हो गया कि ये कैस्केडिंग और कंपाउंडिंग डिजास्टर्स हैं। इसका सीधा सा, और जिसमें सिर्फ नेचुरल प्रोसेसेस नहीं, जैसे मैंने कहा सोशल प्रोसेसेस, इकोनॉमिक प्रोसेस साथ में जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि उर्नी का एग्जाम्पल है, उर्नी की लैंडस्लाइड पहले 90 में शुरू होती है, लेकिन अगर आप गांव के लोगों से बात करो तो बताते हैं कि पहले
यहाँ पे बाण का जंगल था, ओक फॉरेस्ट था। फिर वहां पे सरकार ने नौतोड़ अलॉट की, तो लोगों ने वहां खेत निकाले फॉरेस्ट काट के। खेत में जबरदस्ती एक तरह से लोगों ने बताया कि जो बुजुर्ग थे वो सेब नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन सेब को प्रमोट किया गया सरकार की तरफ से, और लोगों ने सेब लगाए। उसके बाद जो है जब बाढ़ आई 2000 वाली, उसके बाद जो है लिंक रोड बनी और वो एरिया थोड़ा संवेदनशील हुआ, लेकिन फिर भी वो टिका हुआ था। और उसके बाद जब करछम वांगतू प्रोजेक्ट की टनल गुजरती है और 3 टनलों का वहां पे एक एडिट टनल, फ्लशिंग टनल का मिलाप होता है नीचे, तो उसके बाद वहां सीपेजेस, क्रैक्स, सब्सिडेंस शुरू होता है। और 2013 में जब केदारनाथ वाली त्रासदी हुई तो सतलज में भी बाढ़ आई थी, और उस वक्त ये बड़े बुरे हाल से उर्नी एक्टिव हो जाती है। तो अगर हम उर्नी लैंडस्लाइड को समझना चाहते हैं, हमें पूरा इतिहास देखना होगा कि किस तरह से बाढ़ और अलग अलग समय पे बाढ़ आना, सड़क बनना, जंगल से खेत बनना, और फिर फाइनली एक टनल गुजर के भूमिगत वहां पे कार्य शुरू होना, जिसकी वजह से सीपेजेस जो है शुरू हो गई। तो ये सारे क्रीप, जिसको हम कहेंगे, हमें समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स डिजास्टर्स हैं। तीसरा पॉइंट हमें समझ में आया कि इसमें जो है अनइवन रिस्क का एक जगह बन गई है। अनपैरेलल्ड रिस्क और अनइवन रिस्क, मतलब जो पहले था कि रिस्क तो था लेकिन वो बेयरेबल रिस्क था लोगों के लिए, वो जोखिम को संभाल पा रहे थे। अब अनपैरेलल्ड हो गया, खासकर हाइड्रोपावर और ये डेवलपमेंट्स के बाद और मार्केट डिपेंडेंस के बाद। अनइवन इसलिए क्योंकि जो परियोजनाएं हैं एक के बाद एक, वो तो जब बाढ़ आती है, अगर मान लीजिए ऊपर से अगर पारचू लेक टूटती है या वहां से अगर फ्लड आता है, तो अगर या मॉनसून में ज्यादा बारिश आती है, तो प्रोजेक्ट्स जब तक उनको लगेगा कि हमें फायदा होने वाला है, वो पानी को होल्ड करेंगे। और फिर जैसे हमने देखा इस बार अचानक से वो पानी छोड़ते हैं, क्योंकि काफी अच्छा प्रॉफिट होता है जब डिस्चार्ज रिवर का अच्छा होता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से प्रोजेक्ट बहुत बड़े पैमाने पे रेवेन्यू कमा रहे हैं। जैसे इस साल जो है, अगर एसजेवीएन का रेवेन्यू देखें, किन्नौर से सबसे हाई है, क्योंकि 3000 करोड़ से ज्यादा जुलाई में जब सब जगह आपदा आ रही थी, उनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू बना। और अगर बाय द वे उनके प्रोजेक्ट को डैमेज हुआ, जैसे जब 2005 में फ्लड आई थी, तो नाथपा झाकड़ी डैम पूरी तरह से कई दिनों के लिए बंद था, तो सबसे हाईएस्ट इंश्योरेंस क्लेम एशिया का उस वक्त $300 मिलियन शायद नाथपा झाकड़ी में क्लेम हुआ। तो अगर दोनों तरफ से एक तरह से देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के हाथ में तो लड्डू है, कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथ में लड्डू है, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं उनको पहले वैसे ही रिस्क था, उनका रिस्क और बढ़ गया, और फिर उनको ना रिहैबिलिटेशन है ना कॉम्पेंसेशन है। क्योंकि जब लोग कहते हैं कि इसकी वजह से हमारी लैंडस्लाइड बढ़ी है इस प्रोजेक्ट की वजह से, तो वहां पे साइंटिफिक लिंकेज नहीं है करके कंपनी जो है कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। तो अकाउंटेबिलिटी कुछ भी नहीं है, कंपनीज के लिए पूरा बेनिफिट है और पूरा कॉस्ट जो है वो लोगों की तरफ एक्सटर्नलाइज है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी, जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए। ये हम लोग एक तरह से लोगों के बार बार कथन से हमें समझ में आया। और अगर इसको मतलब जब तक नॉलेज शेयरिंग की तो हमने बात की कि भाई ज्ञान, एक तो कि कम्युनिटी का ज्ञान और साइंस के बीच में एक संवाद होने की जरूरत है, एक इंडिजिनस और कम्युनिटी की जो नॉलेज है और जो विज्ञान है, और इसमें ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से, क्योंकि वैज्ञानिक भाषा ऐसी है जो लोगों तक किस तरह से पहुंचानी है वो भी सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, जो सिर्फ वो 2% नहीं जो प्राइवेट में है, लेकिन वो जो बाकी के संसाधन, जो सामूहिक संसाधन है, इसमें लोग लगातार कह रहे हैं कि ये इसमें हमारा
क्या रोल है उसमें, लीगल बैकिंग, आपको एक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और एक पेसा, ये 2 कानून जो है इस क्षेत्र में लागू होते हैं। FRA पूरे देश में लागू होता है, लेकिन पेसा जो है वो शेड्यूल्ड एरियाज के लिए, और ये एक शेड्यूल्ड एरिया। ये ग्राम सभाओं को ताकत देता है लैंड यूज प्लानिंग करने की, डेवलपमेंट प्लानिंग करने की, और अपने रिसोर्सेज के प्रोटेक्शन और यूज की। अगर ये ठीक ढंग से लागू होता है तो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड और डेमोक्रेटाइज्ड गवर्नेंस, मतलब लोकतांत्रिकरण संसाधनों के प्रबंधन में इंश्योर कर सकता है। और इसके बिना जो है हम शायद एक रिजिलियंस जिसको कहेंगे वो बिल्ड नहीं कर सकते। इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जैसे ये डिजास्टर को लेके जो ट्रेनिंग्स होती हैं तो वो पंचायत स्तर पे भी करते हैं कई बार। तो अभी जैसे कि एक अकपा गांव है, वहां पर ट्रेनिंग की, तो वहां के जो यूथ्स हैं उनका ये जवाब था कि ये कहा कि ये जो पूरी जितनी ट्रेनिंग से एक तरीके से फार्स हैं। क्यों? क्योंकि इन ट्रेनिंग्स में ये बताया जाता है कि डिजास्टर होता है तो आपको रेस्क्यू और रिलीफ कैसे करना है, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती कि इन डिजास्टर को कैसे हम रोक सकते हैं, ये डिजास्टर हो क्यों रहे हैं। इन बातों पे केवल चर्चा ये होती है कि कैसे अगर डिजास्टर हो गया तो रेस्क्यू और रिलीफ का। तो उनका कहना था कि ये हमारे ज्यादा मतलब की नहीं है। हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा जो है एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। अभी जो हमारे यहाँ बॉर्डर एरियाज में वाइब्रेंट विलेज का जो है एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि वाइब्रेंट विलेजेस के जो है यहाँ पूरे बॉर्डर एरियाज में इसमें जो है डेवलपमेंट जो है होना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग जो है यहाँ से डिस्प्लेस ना करे और यहाँ के लोग यहाँ पे बॉर्डर एरियाज में बसे। जो ये एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा है। लोग ही यहाँ नहीं रहेंगे तो किसका मतलब, ये जो एक बॉर्डर पे जो है एक जो एक थ्रेट है वो जो है कम करने के लिए, तो एक डेवलपमेंट जो है बॉर्डर एरियाज के लिए काफी ये चीजें चल रहा है। इसके साथ अभी जो FCA में भी अमेंडमेंट हुआ है, इसमें भी बहुत सारे चीजें 100 किलोमीटर में तो सब कुछ खोल दिया है डेवलपमेंटल एक्टिविटी, चाहे वो रोड्स है, ये सब चीजों के लिए। तो ये सब देखना पड़ेगा कि ये कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा है क्या कहीं पे, कि एक तरफ से तो इन सब चीजों को खोल दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग ये जो बॉर्डर एरियाज में जो हम लोग रहते हैं, हम लोग जो है नेशनल सिक्योरिटी जो है बहुत बड़ा चीज है, हम लोग इसको मानते हैं और इसको बहुत आर्मी और जो है जो ITBP यहाँ रहती है उसको सबसे ज्यादा जो हेल्प है यहाँ के लोकल लोग ही सबसे पहले करते हैं। और हर चीज जो है यहाँ के जो पासिस है, ये सारा चीजें काफी चीजें जो है हम जानते हैं। और ये चीजें देखना होगा कि डेवलपमेंट किस लेवल तक यहाँ पे हो, मतलब डेवलपमेंट उस लेवल में ना हो कि यहाँ आप बसाने की जगह लोग जो है पलायन करना शुरू कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में ही हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है गांव जो है वो उजड़ने की कगार पे आ गए। उर्नी का हाल देखिए आप, उर्नी में जो है बहुत सारे लोगों के बगीचे चले गए, कंपनसेशन कुछ नहीं मिलता है ना के बराबर। और ऐसी चीजें जो है यहाँ पे शांति और जो सुशासन है यहाँ पे बनाए रखने के लिए, तो वैसे भी 5th शेड्यूल में जो है हमारे को बहुत सारी चीजें दी है। अब ये थोड़ा सा हमको इन चीजों के बारे में भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये चीजें तो चल रहा है, अच्छी बात है, बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट होना चाहिए, लोग यहाँ पे जो है खुशहाल होने चाहिए। और ये तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है लोगों के लिए जो है कहीं गलत भी साबित ना हो, और ये जो है इस तरह की चीजों पे भी हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल हैं जो चैट बॉक्स में आ गए हैं। राजेश कुमार जी का सवाल और एक कमेंट वो लिख रहे हैं यहाँ पे, जो कह रहे हैं कि आज का डिस्कशन में जो फोकस है ज्यादातर हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर ही हुआ है, तो अच्छा होगा कि अगर नेशनल हाईवे को भी कवर किया जाए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा ब्लास्टिंग का जो है एक्टिविटी होता है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड और ऐसी आपदाएं हो जाती हैं। तो इस कमेंट को हमारे पैनल में से कोई अगर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। मैं अपनी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर इस बार की जो 2023 में आपदा आई है, तो अगर हम देखें कि हिमाचल में ज्यादा प्रभाव
अब तक किन्नौर पे फोकस था, हाइड्रो प्रोजेक्ट जहां बने हैं ज्यादा, कुल्लू मनाली और मंडी जहां पे नेशनल हाईवे एक्सपेंशन हुआ है बड़े पैमाने में, या शिमला, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को ज्यादा मिले हैं, लैंडस्लाइड्स फोकस में आई हैं। और ये अगर हम पैटर्न देखेंगे तो जो एरिया में ज्यादा छेड़छाड़ होगी, ज्यादा इस तरह का निर्माण होगा, वहां हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मैं सिर्फ ये शेयर करना चाहूंगी कि 2011 के बाद आप अचानक देखते हैं 2013 के बाद किस तरह से नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन बढ़ा है हिमाचल में। और ये सिर्फ नेशनल हाईवे जिसकी वजह से एक तो टनलिंग है, मक डंपिंग है, स्लोप एक्सकवेशन है, उसमें हमें देखने को मिलता है। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी। और दूसरा जो अगर हम उत्तराखंड का भी देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा, आप देखिए एक्सकवेटर्स, यानी कि जो जेसीबी ट्रांसपोर्ट जो यूज होते हैं, एक्सकवेटर्स के सेल का डेटा आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि क्लियरली एक फर्क है। 2014 के बाद अगर आप इस तरफ आते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादा सेल हुआ है जेसीबीज का, रोड पे उतरे हैं, मतलब उतनी खुदाई हो रही है। और अगर हम रूरल रोड्स का देखें डेटा, तो रूरल रोड्स में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, और यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि सड़कें, रोड कनेक्टिविटी रिमोट एरियाज के लिए अब असेंशियल हो गई है। स्वास्थ्य, शिक्षा एक तरफ हो गई, लेकिन मार्केट तक अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पहुंचाना है तो चाहिए लिंक रोड्स। अब लेकिन वो किस तरह से बनेंगे और किस गति से बनेंगे, क्योंकि अगर ये इलेक्शन एजेंडा बन जाता है और इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो देख रहे हैं कि यही ठेकेदारी ही एक तो काम बचा है लोगों के पास आजीविका का, दूसरा वो राजनीति के साथ जुड़ जाता है, तो अपने वोट बनाने के लिए भी यूज किया जाता है उसको। तो हम इसमें भी देख रहे हैं कि किस तरह से 2013-14 के बाद अचानक से रूरल रोड के कंस्ट्रक्शन में बढ़ोतरी आती है। तो बस ये मैं कहना चाहूंगी कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर तरह का अंधाधुंध जो निर्माण है उसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है उत्तराखंड, हिमाचल और जगह भी और पहाड़ी क्षेत्रों में। हम लोग आगे एक और अगर और कोई सवाल नहीं है तो राजेश जी का जो ये सवाल है जो मैं बोल रही थी कि हिमालयन स्टेट में किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं इस डिजास्टर्स को, इसके बारे में अगर कोई हमारे पैनल में से कोई साथी इसमें कुछ ऐड करना चाहें। इस दौरान हम स्टडी कर रहे थे, मतलब अभी जो हमारी शेयरिंग भी रही है वो तो बहुत ही स्पेसिफिक टू किन्नौर रही है। और उस टाइम हमने लैंडस्लाइड्स जो है वो डिजास्टर पर ज्यादा फोकस करने का सोचा था, क्योंकि उस मतलब जो पिछले सालों में भी देख रहे थे लैंडस्लाइड्स एज अ डिजास्टर बहुत फोकस तरीके से हो रहे थे, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहे थे। तो मतलब लेकिन अगर हिमाचल लेवल पर बात की जाएगी तो उसका एक अलग डिस्कशन होगा, क्योंकि मतलब जैसे अभी तक की भी जो चर्चा रही है उसमें मिटिगेशन को लेकर, और मतलब इस चर्चा के अलावा भी जो अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं हिमालयन डिजास्टर्स और उनके मिटिगेशन को लेकर, तो वही सारी बात निकल कर आती है कि एक तो जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके का होगा, कि वो मतलब सिर्फ किन्नौर की बात नहीं है पर पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में ही, जैसे शुरू में प्रकाश ने भी ये बात कही थी कि ये सोचना पड़ेगा कि आज के समय में किस तरीके का जो डेवलपमेंट है वो हम चाह रहे हैं, और वो इस तरीके के डिस्कशंस ऐसे जो ऑनलाइन सेशंस हैं या लोग हैं उनसे बाहर निकल के जो समुदाय हैं, जो प्रभावित समुदाय हैं, या फिर मतलब एक ऐसे उसमें रह रहे हैं कि प्रभावित हो सकते हैं, तो वो समुदायों के बीच में चर्चा होनी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि स्टडी के दौरान भी जब हम काफी लोगों से पूछ रहे थे कि क्या आपके पंचायतों में कभी ग्राम सभा वगैरह में ये चर्चाएं होती है कि लैंडस्लाइड हो रही है, या हमारे गांव में आसपास कोई लैंडस्लाइड जोन बन गया है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो मैक्सिमम जगह जो था वो ना ही था इसका जवाब, कि ये सब हमारे लिए भी काल्पनिक इश्यूज है, कि इसके अराउंड कोई ज्यादा खास चर्चाएं नहीं होती है, एक्सेप्ट फॉर दोज विलेजेस जहाँ पे एक्चुअली बहुत ज्यादा
ये है, जैसे निगुलसरी हो गया या उड़नी हो गया, इस तरीके के अलावा कहीं ज्यादा ये जो है डिस्कशंस होते नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबसे जरूरी तो यही है कि पहले जो भी इस तरीके की चर्चाएं हैं वो गांव-गांव स्तर पर हों, और लोगों की तरफ से ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है एक पुश आना चाहिए, जिसमें लोगों की वॉइसेस, और जो हमने यहाँ इसमें भी कोशिश की है रिपोर्ट में लाने की, कि एक साइंटिफिक नॉलेज ही नहीं, लेकिन जो लोग भी तो जो सालों से दशकों से कहते आ रहे हैं, वो भी अपने में एक अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं। जरूरी नहीं है कि आप साइंस और टेक्नोलॉजी यूज करके एक मशीन वहां फिट कर रहे हैं तो वही आपको बताएगी लैंडस्लाइड जाएंगे, लेकिन लोग 20-25 सालों से जो कह रहे हैं वो अपने आप में एक अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं। उसको कैसे जो है सरकार के सामने या प्रशासन के सामने ठोस तरीके से रखना और मनवाने की तरफ आगे बढ़ना, मतलब इस तरीके के कुछ पहल करने पड़ेंगे। मानसी प्लीज, आप ऐड करना चाह रहे थे कुछ? हाँ, मैं ये कह रही थी कि अगर हम हिमालय क्षेत्र को देखें, पूरे क्षेत्र को, पहले तो एक मतलब डिस्क्लेमर कि हिमालय भी एक हर बहुत ही डाइवर्स है, हर ऑल्टीट्यूडनल वाइज और हर राज्य के हिसाब से बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो ये हमें मतलब कोशिश करनी पड़ेगी, ये डाइवर्स और प्लूरल यानी कि अलग अलग तरह के विविध आवाजें और लोग इसमें सामने आए, और इसमें भी फील्ड वाइज भी, मतलब कि साइंस की भी जरूरत है, समाज विज्ञान की भी जरूरत है, लोगों के आम जो समझ है रोजमर्रा की उसकी भी जरूरत है, और उसमें जो अलग अलग और भी संवेदनशील समुदाय हैं। ऐसा नहीं है कि इवन जो किन्नौर जैसे इलाके हैं वहां पे भी जो लैंडलेस कम्युनिटीज हैं, दलित कम्युनिटीज हैं, महिलाएं हैं, उनकी आवाज आना, तो अलग अलग स्तर पे जो लोग छूट जाते हैं इस पूरे संवाद में, और अलग कुछ आवाजें जो एक मेन स्ट्रीम आवाज बन के निकलती हैं, उसको कहीं ना कहीं हम लोगों को बदलना है। और अलग अलग अगर आप राज्य देखें, जगह देखें, तो वहां पे लोग ये मुद्दे उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक आपस में जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। और लैंड यूज से रिलेटेड तो बात रखी ही गई यहाँ पे कि लैंड यूज प्लानिंग जो है वो डिसेंट्रलाइज प्लेस बेस्ड, बहुत ही एक ये रोशन लाल जी ने भी बोला, बहुत ही एक जगह के वर्म्स आई व्यू जिनको जिसने जो बताया जिया जी ने, वो मैं फिर से एम्फसाइज करना चाहूंगी कि वो होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए रिसोर्स ओनरशिप और गवर्नेंस में लोगों की भागीदारी, अगर सारे ही कानून मतलब जो EIA है, FRA है, इस सब में पब्लिक पार्टिसिपेशन, इसमें लोगों की भागीदारी को कम किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो पहले तो हमें चाहिए कि ये कानून जो है, जो रेगुलेटरी कानून है, जो नियंत्रण करने वाले कानून हैं, उनको और मजबूत किया जाए। जबकि ये हो रहा है कि लोगों के ऊपर ज्यादा अंकुश लग रहा है कि लोग ही बर्बाद कर रहे हैं, लोग लालची हो गए हैं। तो ये भी एक नैरेटिव को तोड़ने की जरूरत है कि लोग तो उसी दिशा में भाग रहे हैं, एस्पिरेशंस तो वही हैं जो पूरे समाज के हैं, उसको उस धारणा को बदलने की जरूरत है। पीपल्स मूवमेंट के बिना कोई रास्ता नहीं है आगे, ऐसा लगता है। प्रकाश, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि ये पूरा जो प्लानिंग है, ये अगर आपका कैचमेंट लेवल एरिया या वाटरशेड लेवल पे नहीं होगा तो हमें ये समझ में नहीं आने वाला। जैसे कि थुनाग में हुआ, थुनाग मार्केट नीचे है, मजे से अपना रह रहा है, लेकिन कहीं उसी वाटरशेड में कहीं ऊपर जाके रोड कटिंग होती है, और जब बारिश आती है तो उसका मलबा सीधा थुनाग मार्केट में आता है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है कि सॉइल एंड वाटर, इसका मैनेज कैसे हो, तो वो हो सकता है कि आप अगर जब तक आप वाटरशेड लेवल पे आप उस एरिया को उस प्रकार से प्लानिंग नहीं करते, वहां पे उस एरिया पे ये नहीं देखते कि कितना कंस्ट्रक्शन हो सकता है, उस एरिया में किस प्रकार का एरिया है। अगर उधर बहुत ज्यादा, जैसे कि हर एरिया का जैसे कुछ होता है, जैसे अगर फॉरेस्ट है तो उससे कितना सॉइल इरोजन होगा वो हमें पता है, अगर वहां पे रोड बनती है, कुछ कटता है, तो उससे कितना इरोजन होगा वो हमें पता है। लेकिन तो ये लगता है कि जब तक हमारी जो बेसिक प्लानिंग है वो वाटरशेड लेवल पे या कैचमेंट लेवल पे नहीं जाती है, तो तब तक एक तो कि वहां पर कितना कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, और प्लस उसकी मॉनिटरिंग कैसे होनी चाहिए,
कि कहाँ पर कितनी रोड कटी है, कितना आपका मलबा पैदा हुआ है, कितना मक हुआ है, और फिर उस वाटरशेड की जो एक मेन स्ट्रीम जिससे कि वो पूरा पानी बाहर आता है, उसकी क्या कैपेसिटी है, वो कितना मक हैंडल कर सकती है। वो सब चीजें जब तक हमारी प्लानिंग के बेस नहीं बनेंगे, तो मुझे लगता है ऐसे इंसिडेंसेस को रोकना बहुत बहुत ही मुश्किल होगा। और साथ ही साथ एक वाटरशेड के स्तर पे कि आपका एक पूरा लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन नहीं है कि भाई कौन सा एरिया सुटेबल है, ये सबसे ज्यादा स्लोप में है, यहाँ से सबसे ज्यादा इरोजन हो सकता है, तो वहां पे कंजर्वेशन का रखो आप। कौन सा एरिया है जो हैबिटेशन के लिए सुटेबल है, उसको हैबिटेशन के लिए रखना। तो इस प्रकार से पूरा जो लैंड यूज प्लानिंग और जो उसकी मॉनिटरिंग है, वो कैचमेंट या वाटरशेड लेवल पे होनी चाहिए। जैसे शिमला में अब जो मतलब पूरा अगर हम देखें, जो अभी ये हिमाचल में जो पूरा डिजास्टर हुआ, वो दो पार्ट्स में हुआ है। फर्स्ट में था फेलियर की, आपको नहीं पता कि जो मनाली के ऊपर जो पूरा एक उसका जो पूरा जो ब्यास का वाटरशेड है, उसमें कितना मक है, किसी को आइडिया नहीं था। जब बारिश हुई, एक हद से तेज हुई, वो सारा मक शहर में आया। वही थुनाक का पता नहीं था कि एक वाटरशेड में कि क्या हो रहा है। तो हमें जब तक वाटरशेड, एक तो वाटरशेड लेवल पे, और दूसरा जैसे जो शिमला में हुआ कि आपने कई जगह बिल्डिंग बना रखी है, आपने कभी लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन किया ही नहीं है कि किस एरिया में हैबिटेशन हो सकता है, वहां पे कितने मंजिला बिल्डिंग बन सकती है, वो कोई स्टडी नहीं है। तो मतलब मेरे को लगता है जब तक हम पूरे इसको पूरे हिमालय के लिए, ये आज के दिन बहुत जरूरी बन गया है कि हम लोग कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट की ओर देखें। और आज के दिन क्या है कि अधिकतर ये जो पूरी फॉरेस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो 60-70% जो जो पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर मैनेज्ड है। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसका मैनेजमेंट करता है। तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पे केस करना चाहिए लोगों को कि आप अपना जो फॉरेस्ट है, जो पूरा वाटर स्टेट में जो फॉरेस्ट है, आप उसको सही ढंग से मैनेज नहीं कर रहे हो। वहां पे कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हो, और जब पहली बारिश होती है, हमेशा उससे जो मक या निकलता है, वो लोगों के घरों में या खेतों में, गाँव में, शहरों में वो इंटर करता है। तो इससे ये देख के लगता है कि अब जो है, जैसे जो मानसी ने बोला था कि इसमें लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, कि हम जो जितने भी लोकल, ये समझना पड़ेगा कि केवल हमारी निजी भूमि को बहुत अच्छे मैनेज करने से हम सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। हमें अपने पूरे कैचमेंट एरिया को देखना पड़ेगा, उसकी हेल्थ को देखना पड़ेगा। अगर कैचमेंट एरिया की हेल्थ अगर अच्छी है, तभी हम लोग सुरक्षित हैं। लेकिन जिया जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं जो है प्रकाश जी के बात को ही जो है आगे बढ़ाते हुए, मैं एक चीज इसमें जो है ट्रेडिशनल नॉलेज की जहाँ तक बात है, इसको मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा। जैसे प्रमिति ने भी एक चीज कहा था कि जैसे हमारे हाई एल्टीट्यूड के जो एरियाज है, वहाँ पे हम लोगों के जो है एक सावनी करके एक जो हम लोग जो सेमी गॉड्स है या जो जो पूजा करते हैं, हम लोग ये मानते थे पहले। अब जो है लोगों ने शोर शराबा ये सब देखा होगा आपने, रोहतांग में इतनी जोर जोर से गाड़ियों में ये स्पीकर लगा के बजाते हैं, या बहुत सारे जो भी बहुत सारे लाज है हमारे जो पासिस है, वहाँ इतना शोर होता है। तो यही इन्हीं एरियाज में जो है इनका प्रवास हम लोग मानते थे अपने ट्रेडिशनल नॉलेज में। और हम लोग ये मानते थे कि भी हाई एल्टीट्यूड के एरियाज में हम लोगों को बहुत शोर शराबा नहीं करना चाहिए। अब इन चीजों को हम भूल गए। अब ये साइंटिफिक है अनसाइंटिफिक है वो सेकेंडरी चीज है, पर हम लोगों का एक बिलीफ सिस्टम जो है वो एक साइंटिफिक चीज को ही कॉम्प्लीमेंट करता था। जो आज डिजास्टर ये सब चीजें हाई एल्टीट्यूड के एरियाज में हो रहे हैं, चाहे वो केदारनाथ है, चाहे कहीं बहुत सारे जो है, जो एक मास जो एक पिलग्रिमेज के नाम पे भी हम लोग जो है इतने लाखों लाखों करोड़ लोगों को जो है वहाँ ले जाते हैं और वहाँ इतना सारा चीजें करते हैं। ये बहुत सारे हमारे जो लोकल जो बिलीफ्स थे, ये सब चीजें थे, वो जो है नेचर को जो है बचाने के लिए इन सब चीजों में कम्प्लीमेंट करता था। बिकॉज मीडिया में काम करते हुए मुझे लगता है कि इस तरीके का रिपोर्ट काफी हेल्प करेगा। एक जो मैं पहले भी कह रही थी, कॉन्वर्जेशन को शिफ्ट करने में, क्योंकि हम लोग भी, जैसे मैं कह रही थी, बहुत आपदाओं की जब बात करते हैं तो ज्यादातर हम लोग उसको लोगों को केवल एक आपदा प्रभावित के रूप से ही देखते हैं। पर इस तरह की जो रिपोर्ट आती है और इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन ऐसी जगहों से आता है जहाँ पे ये डिजास्टर्स हो रहे हैं और इतनी डेप्थ में आता है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत हेल्पफुल होगा एज अ मीडिया पर्सन
टू इवन ये देखना कि क्या अप्रोचेस हैं जिससे इस तरीके की जो इश्यूज हैं वो कवर किए जा सकते हैं। और अभी तक हम जो करते आए हैं उसमें क्या कमियां हैं, ये एक हमारी तरफ से आई थिंक एक रिवीजन होगा मेरे जैसे लोगों के लिए जो मीडिया में काम करते हैं। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी। और कंग्रेचुलेशंस हिमधरा समूह को कि आपने रिपोर्ट आज रिलीज करा है। हमारे जो भी साथी हैं जिनका ईमेल हमारे पास में है, आप सभी को ये रिपोर्ट, प्रेस नोट्स, जो भी कम्युनिकेशन मटेरियल है वो भेजा जाएगा। बस आप सभी का जुड़ने के लिए थैंक यू। और जो साथी अंत तक यहाँ पे रहे उनके लिए, उनको भी बहुत थैंक यू कि आपने और जो क्वेश्चंस और आंसर्स में कमेंट्स दिया आप लोगों ने, तो सबके लिए सबको बहुत थैंक यू। वैष्णवी का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ा और इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए हाँ कहा। तो थैंक यू वैष्णवी। और बाकी जितने भी लोग जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग पूरे समय यहाँ बने रहे। खासकर जो भी जर्नलिस्ट साथी भी जुड़े उनका भी धन्यवाद।